एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक मिनट रुकिए। अच्छा जूस वाला लेना है 6 मंथ वाला कोर्स का मिल जाएगा। तो ना फिर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे डेमो शेयर कर देती हूँ, आप एक बार पे कर दीजिए। आप चलो स्टार्ट करो। हाँ चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है ना। तो मैं आज आपसे मैं ही बोल दूं, आज अभी तक अपन ने बात की तो मैथमेटिक्स के पोर्शन के बारे में एंड रिमेनिंग कुछ रीजनिंग के पोर्शन के बारे में। उसमें भी अपना ओनली ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक रह गया था, ठीक है। बट आपको तो सर ने कहा कि एक बार ये वाले टॉपिक को अपन ले लेते हैं, क्योंकि उसमें उस वाले टॉपिक से आपका 101% एक क्वेश्चन हर बार आता है। और आप काफी सारे साथी इसी चीज के लिए बोलते रहते कि सर एक बार डीआई को फिर से एक बार रिवाइज कर देंगे तो अपना रिकॉर्ड हो जाएगा, चीजें तो हिंदी काफी अच्छी रहेगी। तो आज मैं अभी आगे की दूसरी क्लास अपन डीआई को रखेंगे। हालांकि अपने मैथ्स के और रीजनिंग के जो पोर्शन बाकी है उसको अपन एंड में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम सफिशिएंट है अपने पास। तो पहले मैं चाहूंगा एक बार डीआई वाले पोर्शन को अपन कुछ जो उसके जितने टाइप्स हैं उनके जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं अपन कर पाए, ठीक है ना। तो आज अपन बात करेंगे डीआई के लिए, डीआई वाले टॉपिक को लेकर के। चलिए एक मिनट में क्लास ओपन कर लेता हूँ अपनी डीआई वाली, ठीक है ना। कोई भी आपको दिक्कत हो किसी तरह की, मान लीजिए किसी और टॉपिक में, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो चीज छोड़ दी गई है वो आपको नहीं कराई जाएगी, बिल्कुल कराई जाएंगी, कुछ चैप्टर छोड़ा नहीं जाएगा। पर मैं चाह रहा हूँ कि जो अपनी मेन मेन चीजें वो अगर टाइम से कवर अप हो जाएंगी तो अपन को बाद में वो चीजें बाद में दिक्कत नहीं करेंगी, ठीक है ना। चलिए आज का अपना लेंगे अपन, आज जितने पॉसिबल हो सके डीआई के में कुछ टाइप्स हैं, लाइक एक बॉक्स वाला क्वेश्चन होता है, एक बार ग्राफ है, एक पाई चार्ट है, एक लाइन ग्राफ है, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपने एग्जाम में लास्ट कुछ 5-10 इयर्स में आपके मोस्ट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो जिसमें अपना डेटा फिल होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। बट आपके आपको जो पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, उसके क्वेश्चन बहुत कम, बहुत रियरली देखने को मिले हैं। पर ऐसा नहीं है अपन इन टॉपिक्स को जो ये वाले पार्ट्स हैं डीआई इनको छोड़ के चलेंगे। अपन हर पार्ट के, चाहे वो कोई सा भी पार्ट हो उसका, उन सबके अपन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करके चलेंगे, जिससे अपन को एक्सपीरियंस रहेगा हर तरह के क्वेश्चंस को पुट अप करने का और सॉल्व करने का। तो शुरुआत करेंगे अपन आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसको कि अपना जो अपना बॉक्स वाला क्वेश्चन होता है जिसमें डेटा फिल होता है, उस क्वेश्चन को अपन लेंगे आज। एंड उससे हम जानते हैं उसका पैटर्न क्या रहता है। आपके एग्जाम पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 वही रहता है ऑफ द टाइम, जिसमें आपको डीआई क्वेश्चन देखने को मिलता है। एंड उस बॉक्स से रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चन उसके नीचे होते हैं एंड उनका जो सॉल्यूशन होता है उस बॉक्स के अंदर अपन करते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए बात करते हैं आज के अपन स्टार्टिंग की क्लास से, क्योंकि अपन को चीजों को डिस्क्राइब नहीं करना है, बस चीजों को अपन को सिस्टमिक वे में करते हुए चलना है। बिल्कुल आज हम बात करेंगे डीआई के लेकर के, ठीक है। आपको जो भी इशू रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ बात करेंगे। देखो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। सबसे पहले एक टेबल दी होती है अपन को एंड उससे रिलेटेड आप आगे देखो, जैसे ये टेबल है, इससे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन है, आगे एक और क्वेश्चन है, ये आपके उसी टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, जैसे 5 क्वेश्चन हो गए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन को पहले तो ये देखना है अपन को जो टेबल दी गई है अपन को वो किस तरह की अपन को जानकारी उपलब्ध करा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद उससे संबंधित जो प्रश्न आगे दिए हैं उनको अपन किस प्रकार हल करेंगे इस दी गई टेबल की हेल्प से, ठीक है ना। क्लास है बिल्कुल स्वाभाविक, क्लास चल रही है अपनी, चलिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा शुरू करते हैं क्लास को अपन। देखिएगा यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें एक कंपनी की बात की गई है, एक कंपनी की बात की गई है। इस कंपनी के अंदर अलग अलग खर्चे हमें दिखाए गए हैं, अलग अलग एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे। कंपनी अलग अलग तरह के खर्चे करती है अपनी तनख्वाह देने में, है ना, बोनस देने में, लोन चुकाने में, टैक्स भरने में, और साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है आने जाने का अलग अलग खर्चे होते हैं, और उनकी सैलरी में। यानी कंपनी हर साल अलग अलग तरह के खर्चे करती है। तो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के एक
निश्चित कंपनी का हमें, देखिए हम समझ गए सूर्यकांत जी आपकी बात को, मैं प्रियंका जी आपकी सभी की बात समझ गया मैं। तो हम आपको केवल इस तालिका की बात करेंगे, इस बॉक्स की। तो आप हिंदी में बात की जाए या इंग्लिश में बात करें, ये बॉक्स तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे अपना ईयर का मतलब कितना होता है, वर्ष, सैलरी का मतलब तनख्वाह, हमारी सैलरी जो होती है, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट, जो हम आवागमन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहां पर हमको जितना खर्चा होता है उसके बारे में जानकारी है। और यहाँ पर हमारा बोनस, जिसे हम बोलते हैं ना, हमको अतिरिक्त बोनस मिलता है, अतिरिक्त पैसे मिलते हैं किसी त्योहार पर, किसी और तरीके पर, किसी एक्स्ट्रा काम करने पर जो अतिरिक्त पैसा हमें मिलता है वो है। और ये हमारा लोन, कई बार कंपनी बहुत सारा कर्जा लेती है दूसरे बैंकों से, तो उसका लोन चुकाती है। और लास्ट में कंपनी एक अमाउंट में अपना टैक्स, यानी कि जो उसका अतिरिक्त जो सरकार उससे वसूलती है वो अदा करती है। तो कंपनी का, यहाँ पर एक कंपनी की बात कीजिए, एक कंपनी लिखा है एक कंपनी, और फिर खर्चे दिए गए सारे से आपके लाख रुपए में, यानी कि लाख रुपए में। जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये है 98 लाख रुपए, ये 112 लाख रुपए, 101 लाख रुपए, इस तरीके से जो खर्चे दिखाए गए हमें वो लाख रुपए में है। तो एक कंपनी है और उसका हमें अलग अलग वर्ष में, जैसे कंपनी मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी का वर्ष 1998 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में और वर्ष 2002 में, इस एक ही कंपनी का हर साल अलग अलग खर्चे किस प्रकार है वो दिए गए। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, 1998 में कंपनी ने टोटल 2,288 लाख रुपए खर्च किए तनख्वाह देने पर। वही 98 लाख रुपए खर्च किए आने जाने पर, आवागमन पर। 3 लाख रुपए खर्च किए बोनस देने पर। 23.4 लाख रुपए खर्च किए कितने, लोन अदा करने पर। और 83 लाख रुपए खर्च किए अपने टैक्स देने पर। इन एक कंपनी का एक साल में अलग अलग खर्चे दिए गए। यहाँ पर कंपनी सेम ही है, बस उसका अलग अलग साल में जो खर्चा है वो दिखाया गया है। तो आप लोग गौर करेंगे थोड़ा सा, तो आप देख पाएंगे, हालांकि बात हमारे क्वेश्चन आगे भी आएगी, कि कंपनी का हर अगले साल, जैसे 98 और 99 में, तो आप देखोगे 98 में खर्चा कितना, सैलरी कितनी थी, 2,88 लाख रुपए। लेकिन अगले वर्ष सैलरी बढ़ गई 3,342 लाख रुपए, अगले साल और कम हो गई। यानी कि यहाँ पर हर साल चीजों में हेर फेर हो रहा है, कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, देखो समय लीजिए, चीजों को समझिए। देखो ऐसा नहीं है आपको आज एक क्लास में 4 क्वेश्चन करने हैं। अगर आज एक क्लास में एक क्वेश्चन भी होता है और आप कुछ चीजें संतुष्ट होते हैं कि हाँ हमें ये समझ में आ गया, चीजों को किस तरह समझना है और आगे हल करना है, ठीक है ना। सूर्यकांत जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखो अभी तक का मुझे, मेरे पास जो कंटेंट था, जो सामग्री थी, वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में उपलब्ध थी। लेकिन आपके जो जीतू सर ने मुझे कहा कि हमारे जो साथी लोग हैं वो डीआई की डिमांड काफी समय से कर रहे हैं, तो सर आप बाकी चीजों को एक बार रोक दीजिए और डीआई को ले लीजिए पहले। तो ये वाला आपको जो कंटेंट है, जो सारा सामान है, मैंने अचानक से तैयार किया है, तो मैं इसको हिंदी में रूपांतरण नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी रहूंगा, ठीक है ना। पर मैं आपको ये हर शब्द का हिंदी में अनुवाद बताने का प्रयास अवश्य करूंगा, ठीक है ना। इतना आज के लिए आप क्या बोलते हो, समझौते कीजिए, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट करने की आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। ये बात कह रहा है, एक कंपनी है, निश्चित कंपनी है, उसका 1998 में इतनी सैलरी पे खर्चा, इतना आवागमन पे खर्चा, इतना बोनस पे खर्चा, और इतना लोन पे खर्चा, और इतना टैक्स पे खर्चा। अगली वर्ष ये खर्चा बदल गया, यानी कंपनी एक है, हर वर्ष उसके जो अलग अलग खर्चे हैं वो बदलते जा रहे हैं। इन आधार पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनका हमें उत्तर देना है। तो देखिएगा, आसानी से लेंगे अपन, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो समझेंगे। तो बात करते हैं इस तालिका से संबंधित पहले प्रश्न के बारे में। क्या बात कर रहा है, देखो the company M and N together had a percentage of profit or loss, एक मिनट रुकिएगा, यही वाला प्रश्न है, एक मिनट रुकिए, मैं एक बार प्रश्न को चेक कर लेता हूँ, क्या मैं यही प्रश्न था मेरे पास हुआ। ठीक है, the company M and N together had a percentage of profit and loss। ये प्रश्न इसका नहीं है, मुझे नहीं लग रहा ये प्रश्न इसका है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
आई थिंक ये क्वेश्चन कुछ दूसरा अपलोड किया गया है। अच्छा तो ये वाला क्वेश्चन है, अपना जो तालिका दी गई है ना उसका ये प्रश्न है। देखो मैं आपको प्रश्न का हिंदी अनुवाद भी साथ साथ बताता चलूंगा। कह रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, देखिएगा देखिए ये बोल रहा है यहाँ पर हिंदी में, आपका मतलब ये है एक कंपनी है, उस कंपनी का टोटल अमाउंट और बोनस। देखिए साथ साथ में यहाँ बात कर रहा है दो चीजों की, बात कर रहा है कंपनी के सभी सारे वर्षों के जो बोनस है वो, और टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी। देखिए प्रश्न क्या कहना चाह रहा है आपका, मैं इसका आपको हिंदी में अर्थ समझाता हूं। देखो प्रश्न क्या है आपका कि जो कंपनी है उसका हर वर्ष का बोनस, यानी कंपनी का हर वर्ष का बोनस ये आएगा, इनका अपन कुल निकालेंगे, और बात कर रहा है साथ साथ कंपनी के हर वर्ष की सैलरी के बारे में। तो ये कह रहा है कंपनी के हर वर्ष का जो बोनस है सब मिला करके वो कुल सैलरी का कितना प्रतिशत है। एक बार आप दोबारा प्रश्न को देखिएगा। ये कह रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी, यानी कंपनी ने जितना भी बोनस पे किया है हर पूरे साल का, मतलब पूरे जितने भी वर्ष दिए गए 98, 99, 2000, 2001 सभी का मिला करके कंपनी का कुल जो बोनस है वो कंपनी का कुल दी गई सैलरी का कितना प्रतिशत है, व्हाट परसेंटेज, व्हाट परसेंट, यानी कि कंपनी ने कुल 1 2 3 4 5 5 वर्षों में कुल जितना बोनस दिया है वो बोनस 5 वर्षों में दी गई कुल सैलरी का कितना प्रतिशत है, हमें ये पता लगाना है। यानी कंपनी ने 5 वर्षों में जितना कुल बोनस दिया है उनको यूज करना है पहले तो, उसके बाद कंपनी ने 5 वर्षों में जितना कुल सैलरी अदा की है उसका प्लस करना है, और हमें ये बताना है जो बोनस का कुल आएगा वो इस सैलरी के कुल का कितना प्रतिशत है। तो कोई इस प्रकार के प्रश्न आपको बताया था ना मैंने, जैसे जैसे प्रश्न ऐसा था जैसे मेरे 20 नंबर आया 100 में से, तो 100 का कितना प्रतिशत है, हमें वही वाली बात करनी है। इनका जो कुल आएगा वो कुल इसके कुल का कितना प्रतिशत है, बोनस का कुल सैलरी के कुल के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो इसके लिए हम पहले बोनस के जो नंबर है इसको प्लस करेंगे। देखिए प्लस करेंगे अपन, तो देखो देखो मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूं, मैंने इस प्रश्न को पहले हल कर रखा है। देखो मैं आपके सामने इस गणना करने बैठूंगा, समय लगेगा, लेकिन गणना का उत्तर वही आएगा। तो मैं आपको तो पहले बोल दूंगा मैंने यहाँ पर इन मानों की गणना पहले से की हुई है, बस आपको चीजों को समझना है प्रश्न क्या कह रहा है, आगे आपको प्रश्न का अर्थ समझ में आ गया हो तो आप उसको अपने हिसाब से कर ही लेंगे। तो मैं उस चीज में समय व्यर्थ नहीं करूंगा जिसमें आपको करने में बाद में आप आसानी से कर सकें, यानी उसको प्लस करेंगे। तो इसका जो कुल आएगा वो आएगा आपका 17। आप चेक कर लीजिएगा, इसका कुल आएगा हमारा, इसका कुल आएगा हमारा 17, और इसका कुल आएगा हमारा, मैं आपको बता दूं पहले, ये आएगा हमारा 1710। ठीक है ना, यानी हम बात करें हमारे कुल बोनस का योग आएगा 17 और कुल तनख्वाह का योग आएगा 1710। सब देखिए ना, ठीक है ना। हालांकि सारे सारे मार्क हमारे लाख रुपए में है, लेकिन लाख हम अंत में लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर वो बात कर रहा है प्रतिशत की, यानी कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर के कितने प्रतिशत के बराबर है ना। बिल्कुल सही जवाब है। हमें ये बताना है इसके प्रश्न में कि कुल जो बोनस है, कुल कितना बोनस कितना था हमारा 17 लाख रुपए, उसके बाद हमारा जो कुल तनख्वाह थी कितनी थी 1710 लाख रुपए। हमें ये बताना है कि 17 इस 1710 का कितना प्रतिशत है। तो आपने देखा इसको मैंने इस प्रकार लिख दिया, तो ये क्या बन गया हमारा भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन बन गया। अब हमें निकालना क्या है प्रतिशत, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा। आपने बताया था मैंने पहली जो भी क्लास थी फ्रैक्शन वाली भिन्न वाली, जिसमें हमने देखा था कि भिन्न को किसमें प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। 100 से गुणा कर देंगे तो 0 से 0 कट गया आपका। अब देखिए अब 17 गुणा 10 करेंगे कितना आएगा, 17 गुणा 10 170, और नीचे कितना है हमारा, नहीं नहीं कुछ प्लस गलत हुआ है क्या,
योग में कुछ गलती लग रही है मुझे। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा योग मेरा थोड़ा गलत हो, क्योंकि मैंने पहले किया तो हो सकता है जोड़ अगर गलती हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नंबर आएगा जो इससे कट जाएगा पूरी तरीके से। मैं फिर जोड़ एक बार, 6 4 10 10 और 10 और 20 कितनी और देगी तो 8 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 की एक हासिल लगी दो, 2 1 2 2 4 4 3 7 7 2 3 10 10 2 3 13 13 से 17, तो ये तो सही है अपना। इसको जोड़ते हैं अपना, देखो 5 6 7 7 14 15 15 और 6 15 6 15 16 17 18 19 20 21। अच्छा ये इतना आएगा, चलो चलो इतना इतना लगभग इतना आएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट भी तो है हमारा। देखो 21 की खांसी लगी तो 5 6 7 7 और 14 15 15 15 और 6 21 21 और 9 21 9 कितना होगा 30 30 का जीरो, हासिल लगी 3 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है ठीक है ठीक है, ये दिक्कत थी थोड़ी सी है ना, इतना आएगा 17.01। ठीक है ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया हमारा 17.01, फिर भी गड़बड़ करेगा ये तो। और इसका नंबर ऐसा आएगा जो आपका एक पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। चीजों को अपन कृष्ण नहीं करेंगे, बस मेन चीजें गणना करने वाली, इनका सम करना है, इनका सम करना है। सम करने में दिक्कत आ रही है तो इसका सम आएगा आपका ये आएगा। ठीक है इसका सम ये आएगा 17.1 आएगा। ठीक है, मैं मिस्टेक करा तो 17.10, तो फिर बात तो वही बनी ना, ये आएगा इसका। ठीक है, कितना था 17.10 और बटे 17 10 इंटू 100 था। ठीक है, अब देखिए ये तो आया हमारा किसका, बोनस का योग आया, और ये किसका हमारा कुल तनख्वाह का योग आ गया 17.10 और इसका 17 10, ये पॉइंट लगा हुआ है। अब मैंने आपको बताया था जैसे जैसे पॉइंट मिलेगा कितने, ये पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 1 2 दो नंबर के बाद है ना, तो नीचे कितने 1 2 0 आ जाएंगे। यानी अगर पॉइंट ऊपर है तो जो जीरो है नीचे बढ़ते हैं, और अगर पॉइंट नीचे है तो जीरो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। जहां से हमने 2 जीरो हटाया, दो अंक बाद जो पॉइंट इसको हटाया, नीचे 2 जीरो आ गए, इससे कट गया। अब देखो ये दोनों नंबर एक समान हो गए, 1710 1710, जब इसको हम इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1, और क्या हो जाएगा ये प्रतिशत। यानी कि हम ये बोले कि कुल जो बोनस कंपनी ने 5 वर्षों में अदा किया वो कुल सैलरी के 1% के बराबर था। ठीक है, कंपनी ने जो 5 वर्षों में कुल बोनस अदा किया, जो पे किया, वो कंपनी ने 5 वर्ष में जितनी सैलरी अदा की उसके 1% के बराबर था। ठीक है ना, बस थोड़ा योग करने में दिक्कत हो रही थी, यानी कि हमने जो उसका बोनस वाले पार्ट का योग कितना है 17.10, और इसका योग कितना आया था 17 10 पूरा आया था। तो बस इसका कितना प्रतिशत है, ये ऊपर आएगा, ये नीचे आ जाएगा, बस इसको हल करने के हल करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 1%। ठीक है ना, ठीक है 1600, नहीं 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 नहीं, वो सही है, वो सब सही है ना, 1710 आएगा उसका सम। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब देखो ध्यान से देखेंगे अगला वाला, नहीं वो थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी मुझसे, तो वो सही हो गया ना। चलिए, the total expenditure of all these items in 1998 was approximately what percent of the total expenditure in 2002। देखिएगा हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं अपन। ये कह रहा है कि कंपनी का कुल खर्चा किस वर्ष में, 1998 में कंपनी का कुल खर्चा जितना भी था सारे मिलाकर, सैलरी बोनस ट्रांसपोर्टेशन टैक्स लोन, 1998 जितना भी खर्चा था उसका कुल वर्ष 2000 में कुल खर्चे के कितने प्रतिशत के बराबर है, व्हाट परसेंट। यानी 1998 में जितना खर्चा हुआ वो पूरा, और सन 2002 में जितना खर्चा हुआ वो पूरा। तो इस तो हर वर्ष खर्चा बढ़ता जा रहा है,
तो 1998 में जो खर्चा हुआ वो वर्ष 2002 के खर्चे के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो इसका जो खर्चा होगा वो निकालेंगे पहले कुल, और 2002 में जितना खर्चा हुआ है पहले वो निकालेंगे। देखिएगा ये कह रहा है कि वर्ष 1998 में कुल खर्चा और वर्ष 2002 में कुल खर्चा। यह है 1998 का वर्ष और वर्ष 2002 में की वर्ष। तो यानी इस पूरे वर्ष में ये टोटल खर्चा निकालेंगे पहले तो, और उसके बाद वर्ष 2002 में जो कुल खर्चा हुआ उसको निकालेंगे। इनका योग कर रहा है हमें, यानी वर्ष 1998 में कंपनी द्वारा किया गया पूरा खर्चा, वही कंपनी द्वारा वर्ष 2002 में किए गए कुल खर्चे को, गुड इवनिंग मधु जी, गुड इवनिंग, ठीक है ना, उसको हम जोड़ देंगे। तो देखो ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया, मैं इसको पहले किया हुआ है मैंने कि हमको वर्ष 1998 में कुल खर्चा यानी कि 288 प्लस 98 प्लस 3 प्लस 34.4 प्लस 83, इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद आपका आएगा, देखिए जोड़ने के बाद कितना आएगा 495.4, क्यों 0.4 है ना, यहाँ पर 0.4 है ना, तो इसलिए 0.4 हमारा लास्ट में आ गया। और ये तो आ गया किसका, आपका 1998 का 1998 का प्लस आ गया। अब निकालना है आपको वर्ष 2002 का प्लस, जो कि आपका आएगा 713.36, 713.36। देखिए इसमें जो पॉइंट के नंबर भी है ना इसमें, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, जो पॉइंट नंबर आएगा इसमें पॉइंट के नंबर में इसमें हम देखेंगे। देखो पॉइंट का नंबर देखो कैसे कह रहा हूं, 0.96 है और 0.4 है। तो देखो 9 6 की 6 9 और 4 13 की 3, तो कंफर्म हो गया ना 0.36 तो आएंगे आएगा। मैंने 0.4 लिया है और 0.96 लिया, तो दोनों को प्लस किया तो 0.36 आ गया, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। इसका आंसर ये हो गया, जब हम 1998 के वर्ष के कुल खर्चे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, और जब हम वर्ष 2000 के खर्चे को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। तो हमें ये बता रहा है 1998 में जो खर्चा हुआ है वो वर्ष 2000 के खर्चे के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिएगा ये रहा 1998 में खर्चा कितना है हमारा 495.4 आया था, और इसमें कितना आया था, इसमें खर्चा था हमारा 713.36। हालांकि ये सारे सारे नंबर हमारे लाख रुपए में, 495.4 लाख रुपए, 713.36 लाख रुपए, सारा का सारा जो आंसर हमारा लाख रुपए में। अब हमें ये बता रहा है वर्ष 1998 का जो खर्चा है वर्ष 2000 के खर्चे के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो वापस से बात की जा रही है परसेंट की, यानी ये वाला नंबर इस नंबर का कितना प्रतिशत है। तो ये नंबर आएगा आपका ऊपर, ये नंबर आएगा आपका नीचे, क्या बन जाएगा, इससे भिन्न बन जाएगा 495.4 और 713.36, ये बताना है हमको, और इनटू कितना हो जाएगा 100, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम करते हैं 100 से गुणा, ठीक है। तो हमने जब ये तो लिख दिया हमारा वर्ष 1998 का खर्चा, और यहाँ लिख दिया हमने वर्ष 2002 का खर्चा। हमें ये बता रहा है कि वर्ष 2002 में जो खर्चा हुआ है उसका ये वाला नंबर कितने प्रतिशत के बराबर है। ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, इनटू 100 कर दिया, बस इसको हमको हल करना है। देखो यहाँ से पॉइंट लाएंगे तो पॉइंट 1 नंबर के बाद है, नीचे कितना आएगा 10, यहाँ पॉइंट 2 नंबर के बाद है, पॉइंट नीचे 0 ऊपर आएंगे 100 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट ऊपर था तो पॉइंट 0 नीचे आ गया, एक जो से एक कट गया। अब मेन चीज क्या है, इसको हल करना है, ये आपको आना चाहिए था, देखो आना चाहिए वैसे भी 4,9,5,4/7,1,3,3,6 और गुणा गुणा, देखो लास्ट में 3 जीरो है, 1 2 3, इन 3 जीरो को हम बाद में लगा हल भी कर सकते हैं। देखो इस तरीके से आपको हल करने, ये आपका जो मेन चीज है आपको इसको हल करना है, इसको मतलब जो मुख्य चीज हमारी क्या रहेगी यहाँ पर क्या आ गई है, देखो मुख्य चीज हमारी क्या आ गई है 4,9,5,4/7,1,3,3,6 गुणा 100 गुणा 10। बस मेन चीज आपको हल करना है। देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 0 है, तो आप उसको 2 के पार्ट से काट सकते हो, 2 किया 6, कितना बचेगा 2 5 10, कितना बचा 10 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 बचा, कितने 23 हो गया, 23 हो गया, कितना बचेगा ये 23 2 13 हो गया, 13 में 6 बार गया, फिर 1 बचेगा, फिर 8 बार हो गया, इसको काट देंगे 5 बार। मतलब इस तरीके से आपको हल करना है, और हल करते करते जब आप अपने आंसर के नजदीक पहुंचोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 69, ये वाला,
ठीक है ना। इसको आप हल करते हुए जब आप अंतिम से पहुंचेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 60 मतलब 69% आपका आंसर आएगा। तो हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पर ये है, हल ना करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमको समझना है कि वो बात क्या कह रहा है, अपने प्रश्न में जो बात कही जा रही है वो बात क्या है और उसको हल करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, हमको उसको देखना है। जब हमको ये प्रक्रिया जो प्रोसेस पता चल जाएगी तो हम तो अपना कह लेंगे भाई गणना करना सभी को आता है। मेन उद्देश्य ये है हमारा कि गणना किस प्रकार करनी है, गणने में किस किस चीजों का हमको उपयोग में लाना है। ठीक है ना, चलिएगा आगे देखते हैं अपन इसका अगला भाग। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर दिस ड्यूरिंग द 2002। हाँ बहुत आसान सा है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर दिस आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर 2000। सीधी सी बात है, हमको सिर्फ ये बताना है वर्ष 2000 में कंपनी ने टोटल खर्चा कितना किया। इससे आसान प्रश्न बन ही नहीं सकता। ये बोल रहा है वर्ष 2000 में कंपनी ने कुल कितना खर्चा किया, सबसे आसान है। यानी वर्ष 2000 का जो कुल खर्चा है उस पूरे को हमको जोड़ देना है, बस इतना सा बस। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर दिस आइटम्स, जितने भी आइटम्स है, सैलरी वाला, बोनस वाला, ट्रांसपोर्टेशन वाला, टैक्स वाला, लोन वाला, जितने टर्म्स है किस वर्ष के, वर्ष 2000 के, तो उसका हमको बस कुल करना है। देखिएगा हमें बस वर्ष 2000 के जितने भी आइटम्स हैं उनका कुल करना है। फिर आपका वर्ष 2000, इसमें ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये और ये, इन सभी को हमें बस जोड़ देना है। जोड़ के बता सकते हैं हम कि कुल खर्चा कितना आया है। ठीक है, यानी हमको इन नंबरों को जोड़ना है आपस में। दो मैं याद देता हूं, थोड़ा आसान रहेगा मुझे लिखने में। 324, 101, अब देखो 3 यहां पर आएगा, 3.84, थोड़ा पीछे जाएगा क्योंकि पॉइंट यहां पर माना जाएगा। और इसके बाद है 41.6, तो 1 यहां आएगा और 0.6 यहां आएगा। इसके बाद है 74 जो कि यहां पर आएगा, क्योंकि इसके बाद पॉइंट बाद में माना जाएगा। जहां पर पॉइंट के बाद नंबर देंगे वहां पर अपन अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं। इनको जोड़ेंगे, 4 की 4, 6 और 8 कितना आएगा हमारा, 13 14 की 4 हासिल लगी, यानी 44 आएगा लास्ट में, तो कंफर्म है दशमलव हासिल लगी 1, 4 और 1 5 और 6 7 8 9 10, 10 और 6 16 की 6। सही कर रहे हैं ना, तो ये दोबारा देख लेते हैं। 8 और 6 14 की 4 हासिल लगी 1, 4 और 1 5 6 7 8 9 10, 10 और 6 16 की 6 हासिल लगी 1, 2 और 1 3 3 3 और 3 और 4 7 7 2 14 की 4 हासिल लगी 1, 3 और 4 और 1 5, 546.44। देखते हैं ये वाला अपना आंसर है क्या। अच्छा 544 आएगा, अच्छा अच्छा ठीक है, देखता हूं मैं। 6 और 7 8 और 10 11 12 13 14 15 16 आ रहा है, और 3 0 से किया 101 3 41.6 और 74। अच्छा मैंने 76 कर दिया, थोड़ा सा दो कम हो जाएगा यहाँ, क्यों से अब 6 की जगह 4 लगा। ठीक है ना, तो 544.44 ये अपना ऑप्शन होगा। देखते हैं, हाँ है क्या, हाँ दो मेरा पड़ेगा, यानी कि 544.44 की क्या आ गया, वर्ष 2000 का कुल खर्चा यहाँ पर हमारा आ गया। यानी वर्ष 2000 में कुल जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है, 544.44 लाख रुपए का हुआ है। बिल्कुल बहुत सुंदर जवाब। तो इससे आसान आपका कोई भी प्रश्न नहीं बन सकता। मेन चीज है अपन को चीजों को, तो अपन क्या करते हैं डीआई टॉपिक से थोड़ा डरते हैं। तो मैंने आपसे हर बार क्लास में कहा है जो आपके मैथमेटिक्स के जो जितने भी आपके छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं आपको स्टार्टिंग में कराए थे वो यहाँ पर काम आ रहे हैं हमारा। यानी कि हमें निकालना है परसेंटेज, निकालना है हमें, अभी एवरेज निकालना होगा, अभी हमें बहुत सारी चीजें निकालनी होगी। तो वो छोटी छोटी चीजें यहाँ पर हमारे बहुत काम आती है हमारा। हालांकि वो चीजें हमारे उन प्रश्नों में काम आएगी लेकिन जहां वो उनका भी बहुत ही योगदान हो रहेगा। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए देखते हैं, ये बोल रहा है the ratio between the total expenditure of taxes of all the year and the total expenditure of fuel and transport of all years respectively in the approximately। देखिएगा यहां पर ये हमसे पूछ रहा है रेशियो, तो मैंने आपसे कहा यहां हमारा रेशियो वाला जो अनुपात है, अनुपात वाले टॉपिक का काम आ गया। ये कह रहा है कि कंपनी का सभी वर्षों का कुल टैक्स, जैसे जितने भी टैक्स हमारे यहाँ पर थे, टैक्स यहाँ पर है हमारा, यानी कि सारे टैक्स
ये सारे टैक्स, जितने भी टैक्स यहाँ पर है ना, वो सारे टैक्स का योग करना है। अब दूसरा बोल रहा है वो टोटल ऑफ किसका, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, जो यहाँ पर कॉलम था फ्यूल और ट्रांसपोर्ट वाला, उन सबका टोटल, उन सबका टोटल करना है। और उसका बताना है वो रेशियो, तो रेशियो और फ्रैक्शन यानी अनुपात और भिन्न दोनों ही अपने आप में एक ही चीज है। जैसे मैं लिखूंगा a बटे b, इसको हम a अनुपात b भी लिख सकते हैं। तो पहले हम करेंगे इनका योग और इनका योग। योग करने का तो पहले कौन लिखा है, पहले लिखा है टैक्स, तो टैक्स वाला नंबर आपका ऊपर आएगा। ऐसा मत कर देना कि फ्यूल का नंबर बॉक्स पहले बनाया तो ऊपर आएगा, बात पहले किसकी की गई है, बात पहले टैक्स की गई है। तो टैक्स वाले का जो योग आएगा वो आपका रहेगा ऊपर, और जो फ्यूल और ट्रांसपोर्ट का योग आएगा वो आएगा नीचे। हमें इन दोनों को इस प्रकार लिखना है, और उसके सरलतम रूप मैंने आपको कराया था, किसी भिन्न के सरलतम रूप में जाना, उसको हल करना डिवाइड करके। वहां पहुंचने के बाद जो हमारा जब डिवाइड होना बंद हो जाएगा तो उस फॉर्म को हमको इस प्रकार लिख देना है। तो इस प्रकार लिखने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, हमारे टैक्स और फ्यूल और ट्रांसपोर्ट का अनुपात बन जाएगा। ठीक है, अब अपने प्रश्न पे आते हैं अपन। हमें अपने फ्यूल और ट्रांसपोर्ट का योग करना है पहले। देखिए देखिए, एक ये वाला हमारा इनका हमें योग करना है, और एक हमारा टैक्स वाला इनका हमें योग करना है। तो पहले हम करेंगे टैक्स वाले का योग कर लेते हैं। देखो 8 2 16, 16 और 4 20, 28, 28 और 3 31 की 3 हाथ से लगी 3, 8 3 11, 11 और 10 21, 21 और 7 21 और 28, 28 और 8 36, 36 और 9 कितने जाएंगे 45। ठीक है ना, तो मेरे पास लिखा हुआ भी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास लिखा हुआ है पहले से। एक आ रहा है, 8 2 16, 16 और 4 20, 20 और 28 उनकी एक आएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर एक आएगा, ये आएगा हमारा 4 से 4 इसका योग। अब इसकी योग की बात करते हैं अपन। देखो 8 9 10, 10 और 11, 11 और 3 14, 14 15 16 की 6 हंसी लगी 1, 9 और 1 10, 10 और 11 12 13 14 15 16 18, 18 की 8 हंसी लगी 1 2 3 4 5 586। ठीक है, सही आ रहा है। यानी कि हमें देखो प्रश्न में पहले टैक्स की बात की गई है, ये नंबर आएगा आपका ऊपर, और ट्रांसपोर्ट फुल की बात की गई है बाद, ये नंबर आएगा आपका नीचे, यानी 541 541 और बटी में आएगा आपको 586। बस हमें इनके सरलतम रूप में जाना है। उसको जाने के बाद जो हमारा नंबर आएगा उसको बस अनुपात के रूप में लिख देना है, वही हमारा उत्तर होगा। तो चलिएगा इसको अपन हल करते हैं। देखिए इसको किस तरह हल किया जा सकता है, कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा टेबल दिखाई दे रहा है आपको जिससे इन दोनों को हल किया जा सकता है। देखो ये नंबर से ऊपर का नंबर है बड़ा है, और इस ऊपर का नंबर छोटा है, और नीचे का नंबर बड़ा है। देखो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे ऊपर का नंबर जैसे बड़ा है और नीचे का नंबर छोटा है, तो हम नीचे के नंबर से ऊपर के नंबर को भाग कर देते हैं। तो ऐसा कर सकते हो, अपन एक काम करते हैं, इसको उल्टे तरीके से भाग करते हैं। अपन एक काम करते हैं, ऊपर के नंबर से नीचे नंबर को भाग करते हैं एक बार। 541 से 586 के बाद भाग करके देखते हैं। आप लोग कर पा रहे हैं किसी तरीके से? 4.51 451 क्या था वो लिखा है ना, बिल्कुल बिल्कुल 451 ही लिखा है मैंने, ठीक बिल्कुल 4 कितना है 451। ठीक है ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी मदद करने के लिए। 451 और बटे 586। ठीक है, तो ऊपर का नंबर छोटा है हमारा और नीचे का बड़ा है। हम क्या करते हैं, बस एक बार हम ऊपर के नंबर से नीचे के नंबर को भाग कर लेते हैं। तो अपने हम चलते हैं अपने आगे स्लाइड पर, जो अपनी मुख्य स्लाइड रहेगी उसी पर आते हैं अपन। तो अपन को चीजों से लड़ना पड़ेगा। चीजें अगर आसानी से किसी को हासिल हो गई तो हमें उस चीजों का इतना महत्व नहीं होगा जो चीज हमें लड़ने पर अपनी सारी परेशानियों से जूझने के बाद मिले। तो हालांकि आप कई लोग बोलोगे सर ऊपर से ज्यादा दिक्कत हो रही है, पर थोड़ा सा रुकिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, है ना भाई। पहली बार जब थोड़ी सी तनाव लेती है, ये सीधी सी बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो नीचे का आंसर कितना था हमारा 586 था, और ये नंबर था हमारा कितना 541। आई थिंक ये था हमारा 451 था। ठीक है ये था। अब देखो हमें इससे करना है इसको भाग, तो आप देखो 551 गुणा 1 करेंगे तब तो ये आ जाएगा नंबर, गुणा 2 करेंगे तो आप जानते हो जब इसका गुणा 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा।
तो हम पहले एक बार ही भाग कर देते हैं, 451 एक बार, 5 बचा, यहाँ 3 बचा और 1 बचा। अब देखिए यहाँ मैंने लगा दिया पॉइंट, पॉइंट से आगे 0, क्योंकि हम अपने आंसर पे जाना चाह रहे हैं। देखते हैं, बात करते हैं भाई। अब देखिए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 4 चौक कितना होगा 16, मैं कैसे लिख रहा हूँ लास्ट नंबर का मैं कर रहा हूँ गुणा, 4 चौक 16 बड़ा हो गया 13 से, तो 4 तिया 12 हम 3 बार कर सकते हैं, क्योंकि 4 चौक 16 13 से बड़ा हो रहा है, तो 4 तिया 12 हम 3 बार करने का प्रयास करेंगे। करेंगे प्रयास, तो देखो 3 एकम 3, 3 बचे 15 के 5 राशि लगी 1, 4 तिया 12 और 1 13, तो कुछ फिर भी थोड़ा बड़ा आ गया, 3 बार करने के बाद भी देखो थोड़ा बड़ा आ रहा है। 3 एकम 3, 3 बजे तो 3 एकम 3 बड़ा ही आ रहा है, तो 2 बार करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार करते हैं। 2 एकम 2, 5 दूनी 10 की 0 बच लगी 1, 4 को 4, 4 दूनी 8 और 1 9, तो कितना बचा हमारा 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 4, और ये कितना बन गया हमारा 13, 13 में से 9 गया 10 11 12 13, 4 बचा। अब फिर देखिए पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा, लगभग लगभग ये आपका कुछ ऐसे अंक आता जाएगा। तो आपने ये कुछ अंदाजा लगाओ, तो ऊपर का नंबर हमारा कितना था 451 और नीचे का नंबर कितना हमारा 586। जब हम इसको भाग करेंगे एक बार और इसको भाग करेंगे हम, तो ये 1.2 के समथिंग आ रहा है, 1 आगे कोई भी नंबर हो सकता है आपका, देखो अगर 44 है तो 4 के बराबर और बड़ा नंबर होगा उससे जाएगा, हम अंदाजा लगा रहे हैं अपने, देखो सॉल्यूशन करने बैठेंगे बहुत ही समय लगेगा, तो देखिएगा 4.7 किस हिसाब से लगेगा हमें, क्योंकि 4 और कुछ आ नहीं रहा है। अब एक बार आप अंदाजा लगाइए, ये हमारा कुछ ऐसे बन रहा है 1.1.2, ये वैसा बन रहा है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर कितना आएगा 0 आएगा, हालांकि 1.2 के बाद और भी नंबर आएंगे हमारे पास, ठीक है ना, तो उन पर कितना ये लगभग बन रहा है हमारा 10.12 बन रहा है। अब देखो इसके आसपास का, देखो ये कितना है 15.18, ये कितना है 5.8, है ना, इसको हम आगे तो ये आपका जो आंसर लगभग आएगा ना, वो तो होता है एक नियम होता है, जैसे आपने लिखा नंबर 5.579, तो वो नियम क्या होता है, नियम ये होता है अगर दशमलव के एक नंबर के बाद अगर अगला नंबर दशमलव के बाद का दूसरा नंबर अगर 5 से बड़ा है, दशमलव के बाद का दूसरा नंबर अगर 5 से बड़ा है तो दशमलव के जस्ट बाद वाले नंबर में 1 प्लस हो जाता है। ये एक नियम होता है, अगर दशमलव के बाद का दूसरा नंबर 5 से बड़ा है तो दशमलव के बाद पहले नंबर में 1 प्लस हो जाता है। जैसे अपन देख रहे थे अभी एक मैं कल वाली परसों वाली क्लास में एक आंसर आ रहा था 16.6666, मैंने आपसे कहा था कि वो आंसर ना 16.7 हो जाएगा, मैंने आपसे क्यों कहा था ऐसा, इसका रीजन था दशमलव के बाद दूसरा नंबर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, दशमलव के पहले नंबर में 1 प्लस हो जाता है। अगर दशमलव के बाद का दूसरा नंबर 5 से बड़ा है तो दशमलव के बाद के पहले नंबर में 1 प्लस, इसलिए यहाँ पर हमारा 16.7 हो गया था, वही चीज यहाँ पर है। अब देखो आपके पास जो आपने जो लिखा है ना 1.2, इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो कम से कम 5 से तो बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा तो इसमें एक कितना होता है 1 प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये 1.3 बन जाएगा ये, यानी कि हम कहना चाहें लगभग ये हमारा 1.13 बनेगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 आएगा, तो आप देख पा रहे हो 10.13 बन रहा है, इसको अगर हम अनुपात में रखें तो 10:13 बनेगा। तो हमको अपने आंसर को इस तरह से नहीं देखना है कि वो बहुत ही पूरा हल किया जाए, अपने को अपने हल के दौरान ही अपने जो उत्तर वाले ऑप्शन है उनको जांचना है, क्या कहीं पर किसी प्रकार की समानता दिख रही है, जहां पर आपको समानता दिखनी शुरू हो जाए तुरंत आप अपने गणना को छोड़ेंगे और अपने टिक को लगाएंगे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हो गणना का जो पहला दूसरा भाग हमें दिखाई देने लगा तो आगे वो आगे आएगा। अगर किसी और प्रश्न ऑप्शन में गणना में समानता दिख रही है तो तब तक हल कीजिए जब तक हमें पूर्ण रूप से अलग चीज ना दिख जाए। जैसे मान लो करो है ना अपने आंसर जैसे कि 55.55, और कभी आ रहा है 55.56 और हमारा मतलब थोड़ा थोड़ा सा अंतर आ गया, जैसे ऑप्शन से अलग होगा हमारा यूनिक आंसर मिलेगा, उस पर टिक करेंगे हम, पूरा हल नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ पर सीधा ही क्लियरली अलग दिख गया हमको कि 10.13 में सीधा दिख गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10.13 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हम चीजों को पूरा हल करने के बजाय थोड़े से हल करने से भी अगर हम अपने प्रश्न के ऑप्शन के आसपास पहुंच रहे हैं सीधा टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे, हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत ही कीमती है। चलिए
ये था आपका बॉक्स वाला एक क्वेश्चन, ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन भी बॉक्स वाला ही रहेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको हर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है ना। तो चलिए हम करेंगे अब एक अगला टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि आपका जैसे कोई बार ग्राफ हुआ, लाइन चार्ट हुआ या पाई ग्राफ हुआ। तो हम देखो एक क्वेश्चन दे देंगे अपन, चलिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, एक बार ग्राफ है। इस प्रकार के प्रश्न को हम बार ग्राफ बोलते हैं, जहां पर हमें कुछ जानकारियां इस पेयर पिलर की फॉर्म में दी जाती है। इस आधार को हम यूज करेंगे और अपने प्रश्न का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए हालांकि यहाँ पर आपको इस प्रकार के प्रश्न में सहायता करने के लिए सूत्र भी दे दिया गया है पहले से कि हमें यहाँ पर किसी न किसी प्रश्न में प्रॉफिट या लॉस को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अपन, जैसे अपन ने टॉपिक में देखा था ना, जब हमें किसी कीमत वस्तु का कीमत बढ़ जाती है तो हमको क्या होता है, फायदा होता है, यानी प्रॉफिट होता है। और जब किसी घट जाती है कीमतें तो हम बोलते हैं हमें घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो उसको निकालने के लिए पहले से फॉर्मूला दिया गया है। हालांकि हम चीजों को जानते हैं तो हम उसको ना भी देखें ना दिया जाए तब भी हम चीजों को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सीधे हम ज्यादा बात ना करेंगे, बात करेंगे प्रश्न की। तो प्रश्न में क्या है, हमें यहाँ पर एम एन पी क्यू और आर इस नाम से हमें 1 2 3 4 5 5 कंपनियां दी गई है। हमारे पास 5 कंपनियां हैं अलग अलग। और यहाँ पर जो आपका नीला वाला जो पिलर है वो दिखा रहा है आपके खर्चे को। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे, ये आपके खर्चे दिखा रहा है। और जो हरा वाला बॉक्स है वो आपको दिखा रहा है इनकम को, आपकी आय को। यानी कि नीला वाला तो दिखा रहा है आपके खर्चों को, आपके जो खर्चे हुए, और जो हरा वाला है वो दिखा रहा है आपकी आय को। यानी इस तरीके से मान लीजिए कंपनी ने नीले वाले के आधार पर तो कंपनी में पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्ट किए, पैसे लगाए। यानी कोई जब कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो पैसे लगाते हैं ना, कोई दुकान खोलते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो पैसे लगाते हैं, वो तो आपके खर्चे में आएगा। लेकिन उसके लगाने के बाद हमारी जो आय इनकम शुरू होती है वो आपकी आय में आएगा। यानी मान लीजिए कंपनी एम ने इतने तो पैसे लगाए ज्यादा, लेकिन उसको कम पैसे वापस रिटर्न में मिले, तो कहने वाली बात सीधी सी है, या हमें क्या होगा, घाटा दिखाई दे रहा है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे जो आपको पैसे दिए गए हैं किसमें दिए गए, बिलियंस यूएस डॉलर में, डॉलर में दिए गए वो बिलियंस में। यानी किसी कंपनी एम ने अपनी कंपनी में 45 बिलियन यूएस डॉलर रुपए लगाए, लेकिन बदले में उसको केवल 35 बिलियन यूएस डॉलर ही मिले। तो कहने वाली बात है कंपनी एम को क्या हो गया, घाटा हो गया। सिर्फ यहाँ पर देखेंगे अपन, कंपनी एम ने कितने, कंपनी एम ने 40 मिलियन यूएस डॉलर कंपनी में लगाए और बदले में उसको 50 मिलियन यूएस डॉलर मिले आय तो उसको क्या हो गया, आपका फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। इसी आधार पर हमको अपने प्रश्नों के उत्तरों को देना है। तो चलिएगा, आप ग्राफ को समझ गए होंगे, 5 कंपनियां हैं और उनका खर्चा और जो आय है उसका हमें ग्राफ दिया गया है। देखेंगे पहला वाला पार्ट क्या बोल रहा है, कंपनी एम और एन टुगेदर हैड अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कंपनी एम और एन को क्या कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है और कितने परसेंट का लॉस हुआ है, तो कंबाइंड रूप से बात की गई है, यानी एक साथ मिलकर के। ये कह रहा है कंपनी एम और एन को एक साथ अगर देखा जाए तो पहले निकालेंगे उनका कुल खर्चा और उसके बाद निकालेंगे कुल आय। तो दोनों में से निकालने के बाद हम देखेंगे कि अंतिम रूप से हमें उन्होंने दोनों कंपनियों को एक साथ कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ। तो कहने की बात करें, कंपनी एम और एन की वो खर्चे और आय की बात कर रहा है। देखो बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये हमारी कंपनी एम, ये है कंपनी एन। पहले हम बात करेंगे दोनों कंपनियों की खर्चे की। ये नीला वाला क्या हमारा खर्चा है, तो देखो कंपनी एम का खर्चा कितना है, 45। देखो मिलियन यूएस डॉलर की बात, ये वाली जो यूनिट है इसको बाद में देखेंगे अपन। कंपनी एम का जो खर्चा है 45 का है और कंपनी एम का जो खर्चा है एन का वो कितने का है, 40 का। तो कितना आ गया हमारा, ये 85। यानी ये क्या आ गया हमारा, कंपनी एम और एन का खर्चा आ गया, ये खर्चा कंपनी और एम और एन का। अब हम बात करें कंपनी एम और एन के आय के बारे में, तो कंपनी एम की आय कितनी है, 35 की कंपनी एम की, और कंपनी एन की आय कितनी है, 50 की। ये हम बात कर रहे हैं इनकी आय की, क्योंकि यहाँ पर हमें कंपनी एम और एन के एक साथ में खर्चे और आय का क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस। यानी दोनों को मिला करके कुल खर्च, दोनों कंपनियों को मिला करके कितना खर्चा हुआ और दोनों कंपनियों को मिला करके कुल आय कितनी हुई, यहाँ हम देख पा रहे हैं 85।
अरे वाह, दोनों कंपनियों का कुल जो खर्चा है वो कितना आ गया 85, और दोनों ही कंपनियों का कुल आय भी कितनी आ गई 85। यानी जितना उन्होंने दोनों कंपनियों ने मिलकर खर्च किया उतना ही दोनों कंपनियों ने मिल करके दोबारा वापस से उतना ही कमा लिया। तो कितना नुकसान कितना फायदा हुआ आप लोग बताएंगे मुझे? दोनों कंपनियों ने मिल करके जितना खर्चा किया उतना ही उनको फायदा हो गया। तो बताएगा मुझे, दोनों कंपनियों ने मिलकर के जितना नुकसान का जितना खर्चा किया उतना ही उनको फायदा हो गया। तो अंतिम रूप से उन्हें क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ या फायदा हुआ? यानी कंपनी ने जितना खर्चा किया उतने ही उन्होंने कमाई कर ली, तो उन्हें क्या नुकसान हुआ या फायदा हुआ? जल्दी से मुझे बताएंगे आंसर में। कंपनी ने जितना खर्चा किया उतनी उनकी कमाई होगी, तो अंतिम रूप से उनको क्या हुआ, नुकसान हुआ या घाटा हुआ या फायदा हुआ? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल जाएंगे हम ऑप्शन नंबर डी के साथ। दे वर नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी दोनों कंपनियों ने एक साथ मिल करके जितना खर्चा किया उनको अंतिम रूप से मिल करके उतना ही फायदा हो गया, तो ना तो नुकसान हुआ ना ही घाटा हुआ। बिल्कुल सही जवाब आप सभी के, बहुत ही बढ़िया। जो लोग अंतिम समय तक पेशेंस के साथ क्लास में रुके रहेंगे उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहां से उनके लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी। सारा का सारा खेल पेशेंस का है, धैर्य का है। जिसके पास धैर्य है वो लंबी दूरी तक अपनी प्रयास करेगा और सफलता प्राप्त करेगा, लेकिन जिसका पेशेंस धैर्य कम है, जल्दी टूट जाता है, वो चीजें उनको जल्दी से अच्छी और आसानी से नहीं मिलेगी। ठीक है ना? तो संघर्ष सभी जगह जीवन में हर क्षेत्र ऐसा है जहां संघर्ष करना पड़ेगा। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे आपको सफलता एक दिन में आपके हाथ में आकर के मिल जाए। आगे चलते हैं इसका सेकंड पार्ट, बात कर रहा है 2001 की। What was the approximate percentage of profit of loss of all 5 companies taken together? अब बात कर रहे हैं अपन 2001 में what was the approximate percentage of profit or loss of all 5 companies taken together? देखिएगा, अब बात कर रहे हैं पूरी ग्राफ की, पूरी ग्राफ की बात कर रहा है। वो ये सारी कंपनियां, ये पूरे जो ग्राफ है आपका 2001 का ही है। तो ये अंतिम ये बोल रहा है कि इस पांचों कंपनियों की अगर हम जैसे कि अपन ने एम और एन के लिए जो बात की हमने, जो बात हमने एम और एन के लिए, अब हमें वो बात सारी कंपनियों के लिए करनी है। यानी कि हम पहले तो सारी कंपनियों का कुल खर्च निकालेंगे और उसके बाद सारी कंपनियों का कुल जो उसकी इनकम हुई है, आय हुई है, वो निकालेंगे। अंतिम हम ये चेक करेंगे क्या पूरे पांचों कंपनियों को 2001 में घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है। यानी कि हम पांचों कंपनियों का पहले निकालेंगे कुल खर्चा, सारे जो खर्चे हैं ये वाले ये वाले ये वाले कुल खर्चे निकालेंगे, और उसके बाद में इन पांचों कंपनियों का निकालेंगे कुल आय, यानी हरी वाली ये वाला ये वाला और ये वाला ये वाला। इन दोनों के बाद हम तुलना करके देखेंगे अंतिम रूप से क्या खर्चे ज्यादा है या फिर हमारे व्यय ज्यादा है, जितना हमने इन्वेस्ट किया वो ज्यादा है या जितनी आमदनी हुई है वो ज्यादा है। अगर खर्चे ज्यादा हुए नुकसान होगा और इनकम ज्यादा हुई तो हमें फायदा होगा, हमें ये देखना है। तो देखो मैं आपको समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं करूंगा, तो आप लोग तुलना कर सकते हो कि ये जैसे 45 आ गया, ये 40 आ गया, ये कितना 45 आ गया आपका, 45 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। हम इनको जोड़ेंगे पहले तो कितना आएगा पहले देखो आप, तो मैं आपको समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं करना चाहता आपको मैं, मेरे पास इसका हर पहले से लिखा हुआ है। तो कंपनी का हम निकालेंगे पहले कुल खर्च, कुल खर्च बात की जाए फिर पांचों कंपनियों का जो कुल खर्चा आएगा वो आएगा आपका 215। देखो मैं बात नहीं कर रहा यूनिट की, इनका जो कुल आएगा 215 आएगा खर्च का। अब बात की जाए आपके आय की, यानी इन पांचों कंपनियों ने अपनी अपनी कंपनी में जितना पैसा लगाया उन सबका योग आ गया 215। अब बात की जाए कि पांचों कंपनियों को जितना फायदा हुआ, तो पांचों कंपनी के अगर फायदे को हम जोड़ दे सम्मिलित रूप से तो वो आएगा आपका 205, है ना? यानी कि सभी कंपनियों ने मिलकर के 215 रुपए कंपनियों में लगाए, लेकिन अंतिम रूप से उन सभी कंपनियों का जो आय है उनको जोड़ा गया तो कितना आ गया 205 आ गया। यानी हम चीजें से देख पा रहे हैं यहाँ पर अंतिम रूप से कंपनियों को साल के अंतिम समय में क्या हो रहा है, लॉस या प्रॉफिट? जल्दी से बताइए आदमी लोग। नहीं नहीं अजीत जी आपकी बात से मैं सहमत हूं, पर हमें यहाँ पर जो प्रश्न है वो सभी कंपनियों का सम्मिलित रूप से पूछ रहा है, तो इसलिए हम किसी भी कंपनी को छोड़ नहीं सकते। ठीक है ना? तो आप लोग देख पा रहे हैं कि पांचों कंपनी का कुल खर्चा इतना आ गया और पांचों कंपनी का कुल जो आय है वो इतनी आ गई। तो हम देख पा रहे हैं हमें क्या हो रहा है अंतिम रूप से, देखो खर्चा ज्यादा हो गया, कमाई कम हो गई, हमें लॉस हो गया, लॉस हो गया।
अब देखो लॉस हो गया तो हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। देख लेते हैं पहले प्रश्न में, प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो हम इतना तो करूंगा मैं कि प्रॉफिट के दोनों ऑप्शन हट गए आपके, यानी या तो ये ऑप्शन होगा आपका या ये ऑप्शन होगा। यानी 215 हमारा क्या आ गया था, खर्चा आ गया था, और 205 हमारा क्या आ गया था, आय आ गई थी। तो हम देख पा रहे हैं हमको 10 का नुकसान हो रहा है। किस पर नुकसान हो रहा है, देखो नुकसान और फायदा हमेशा खर्च पे निकालते हैं। हमने कितना खर्च किया, नुकसान और फायदा हमेशा खर्च किए गए पैसे पे निकाला जाता है। तो हमने जो पैसे खर्च किए हैं वो हमारे कितने हैं, 215, तो वो नीचे आएगा। अब ये क्या बन गया, भिन्न बन गया। भिन्न से क्या बनाना है हमको, प्रतिशत। तो भिन्न को प्रतिशत में बताने के लिए हम करते हैं 100 से गुणा, ठीक है ना। यानी कि हमें जो नुकसान हुआ वो 10 का हुआ, और 10 का नुकसान किस पर हुआ, कुल खर्चे पर हुआ। फायदे और नुकसान और फायदा हम इनकम पे नहीं निकालते हैं, हमेशा खर्चे पे निकालते हैं। खर्चे पर ही हमको इनकम या प्रॉफिट या लॉस का हमें पता चलता है, ठीक है ना। बस इसको हमको हल करना है। तो देखो कर लेते हैं 2 के पारे से, 2 से 5 के पारे से, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 4 बार, और ये 5 520, 5 या 15, ठीक है ना। अब देखो बस हमें 200 से भाग करना है किसको, 43 का। रुको 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 रुको, ये यहां पर इसको आय पर निकाला है इसने। तो आप लोग दोनों चीजें ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर किससे मिल रहा है। देखो हो सकता है आपका जो आंसर है वो खर्चे से मिल जाए या फिर आय से निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर इसने तो फॉर्मूले में क्या कह रहा है, वो जो प्रश्न में फॉर्मूला दिया गया है ना उस पर देखते हैं। बात की जा रही है एक्सपेंडिचर की, यानी नीला वाला 215, 215 पे निकलना चाहिए वैसे तो, क्योंकि फॉर्मूले के नीचे आपका जो मैंने कहा ना, आपका हमेशा फायदा या नुकसान हमेशा हम किस पे निकालते हैं, खर्च पे निकालते हैं, है ना। खर्च पे निकालेंगे तो हमें कितने का, 10 का नुकसान हो रहा है 215 का, और गुणा करेंगे 100 से। बस आपको हल करना है और आपको इन दोनों में से कोई आंसर मिल जाएगा। देखो जो आंसर जिस ऑप्शन के जितना नजदीक होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इन दोनों में से किसी ना किसी की आपके आंसर नजदीक होगा तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। ठीक है, इतना आप कर लेंगे सभी लोग, ठीक है ना। मतलब या तो 4 प्रश्नों का लॉस होगा या 7 का होगा, दोनों में से कोई एक अपना आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपन, देखिएगा। Which company earned the maximum percentage profit in this year 2001? अब देखो बात की जाएगी किसकी, सीधी सी बात है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट कब होगा हमारा, जब हमारा खर्चा तो कम होगा, और हमारी जो आय है वो कैसी होगी, हमारी ज्यादा होगी। क्योंकि ये कह रहा है इन पांचों कंपनियों में से किस कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है वर्ष 2001 में, किस कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है वर्ष 2001 में। तो आप लोग जानते हो ना, खर्चा कम और आय ज्यादा, तभी हमें क्या होगा, अधिकतम फायदा होगा। हमें देखना है अपने ग्राफ में कि किस कंपनी को अधिकतम मुनाफा हो रहा है, उससे कोई अधिकतम प्रॉफिट होगा। तो देखिएगा बात करते हैं पहली कंपनी की। अब आप देख पा रहे हो कि जो हमारा नीला वाला वो तो है खर्चे, और हरे वाले कौन, हमारी आय। अब पहले जो एम कंपनी है इसकी खर्चे तो हो गए ज्यादा और आय हो गई कम, तो इसको प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, ये तो लॉस में गई कंपनी, क्योंकि इसके खर्चे ज्यादा है और आय कम है। इसकी हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है किस कंपनी को अधिकतम फायदा होगा। क्या देखिएगा, यहाँ पर भी खर्चे बढ़ गए हमारे और आय कम हो गई, यहाँ भी लॉस हो गया। यानी कि हमारा कंपनी एम और पी तो पहले ही अपनी रेस से बाहर हो गई, क्योंकि यहाँ पर इनको नुकसान हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर इन्होंने खर्चा कितना किया, 40 का, और फायदा और प्रॉफिट कितना हो गया, 50 का। यहाँ हमें 10 का फायदा हो रहा है, 10 का। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर देखें 30 का इन्होंने खर्चा किया और कितना, 40 का, 40 का क्या हो गया, इनको प्रॉफिट हो गया, यानी यहाँ भी 10 आ गया। बात करेंगे यहाँ पर इन्होंने बात की है 45 का खर्चा किया है और 50 का हो गया फायदा, यानी यहाँ गया 5। अब देखो यहाँ पर ये तो अलग हो गए इससे, अब ये दो बचे, ये वाला और ये वाला। तो हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम तभी बता पाएंगे किसको ज्यादा प्रतिशत का फायदा हुआ है। तो देखिएगा 10 का फायदा हुआ है, कितने को हुआ है फायदा, 40 पर, क्योंकि हम किस पे निकालते हैं हमेशा, प्रॉफिट और लॉस एक्सपेंडिचर पर, नीले वाले पर। नीला वाला कौन है, हमारा एक्सपेंडिचर है, नीले वाले पर। तो ये कितना हमारा 40 इंटू 100।
बात करेंगे दूसरे वाले के लिए भी, जहां पे 10 का फायदा है नीचे बटे, अब इसका नीला वाला कितना है, नीला वाला है 30 इंटू 100। अब इन दोनों में जो आंसर बड़ा होगा वही हमारा अधिकतम फायदे वाली कंपनी होगी। 0 से 0 गया आपका, यहाँ पर 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे आप देखो, अब देखो 10 दाम देखो ऐसे कर लेते हैं, ये 100 है, ये 40 है, 4 10 0 0 कट गया, 4 बटा 4 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना डिवाइड होगा, 25 बार, यहां से तुम्हारा आ गया 25%। इसकी बात करते हैं अपन, 100 है यहाँ पर, अब 0 0 कट गया, 3 से भाग करना है 100 को, अब जब 3 से भाग करेंगे 100 को तो 3 दिया 9, अब देखो सीधी सी बात है, पहला नंबर ही 3 आ गया है, पहला नंबर 2 है, तो जब दिख रहा है 3 बड़ा आ गया, 3 दिया 9, 1 बचा 0, फिर 3 दिया 9, एक बचेगा पॉइंट वैल्यू 0, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंपनी नंबर किसको, एन को तो फायदा हो रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कंपनी नंबर क्यू को जो फायदा हो रहा है वो 33.333 बढ़ता जाएगा। आप देख पा रहे हैं कंपनी नंबर क्यू को जो फायदा हो रहा है वो अधिकतम हो रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कंपनी नंबर क्यू एक बात ऐसी कंपनी है जिसको इस पूरे 500 कंपनियों में अधिकतम फायदा हो रहा है। ठीक है ना, चीजों को आप हर एक कंपनी को सॉल्व करने बैठोगे दिक्कत होगी, लॉस कंपनी पहले हट गई, लॉस कंपनी पहले हट गई, तो प्रॉफिट कंपनी थी इसमें 5 था, ये पहले हट गई, 10 की 2 है, इन दोनों में अधिकतम फायदा किसको है, कंपनी नंबर क्यू को है। क्यू में कितना आ गया, 33 आ गया, और कंपनी नंबर एन में कितना आ गया आपका 25 आ गया, 25 कम है और 33 ज्यादा है, इसलिए अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, क्यू वाला। बिल्कुल कंपनी नंबर डी, अब डी ऑप्शन हो जाएगा, कंपनी नंबर क्यू इज द मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कंपनी। ओके, तो चलिए क्लास को ऐड करके यहीं पर तो चीजों से संघर्ष करना है, अपनी सफलता की तरफ एक कदम बढ़ाना सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना, अभी अपनी क्लास चलेगी इसी को लेकर के, अभी अपन और भी क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है, अभी अपन ने बॉक्स वाला और बार बार पहले क्वेश्चन देख लिए, अभी आपके पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, उसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अपन हर प्रकार के प्रश्नों के एक दो जगह जितने संभव हो पाएंगे प्रश्नों को करेंगे। ठीक है ना, क्लासेस चलती रहेंगी आपकी और चीजें आपकी आती जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो भी कंटेंट आपको कराया जा रहा है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, इन्हीं दो चार क्लास को करेंगे एंड कल मिलेंगे इस नंबर से तब तक के थैंक यू, गुड बाय एंड बेस्ट विशेस टू एवरीवन। जो लोग इनका रास्ता में चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये चीज आपने बहुत सही बता दिया, अच्छा किया। सो वंस अगेन आई वेलकम ऑन योर प्लेटफॉर्म फिल फॉर्म, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आई होप सभी लोग वहां अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पर काफी अच्छा हूँ, एंड वो सभी लोग जो क्लास में जुड़ चुके हैं उन सभी को वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। ओके, नाउ माय वॉइस इज क्लियर, क्या अब मेरी आवाज सही आ रही है आप सभी को? ठीक है, एक बार वॉइस के लिए आप फटाफट से कमेंट कीजिए, एंड जो साथी जुड़ते जा रहे हैं उन सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग एंड वेरी गुड इवनिंग। चलिएगा, अभी ठीक है मेरी आवाज, मैंने माइक ऑन कर लिया है। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन फॉर रेस्पॉन्सिंग। चलिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ शुरू करते हैं क्लास को अपन, है ना, आप सभी लोग जुड़ जाइए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपन को चीजों को तसल्ली से लेकर चलना है, क्योंकि चीजों को अपन को समझते हुए चलना है, क्योंकि कई साथी हमारे ऐसे होंगे जो डीआई का अपन टॉपिक चल रहा है अभी, उसके कुछ पहली बार कर रहे होंगे, कुछ लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार नई प्रॉब्लम सामने आने पर हम कई बार कुछ नई समस्याओं का सामना करते हैं, तो चीजों को एक एक करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो कल अपन ने डीआई का टॉपिक स्टार्ट किया, एंड इसमें अपन ने इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें अपन एक होता है अपना डेटा वाला क्वेश्चन जिस बॉक्स बना होता है उसके अंदर, एक होता है अपना बार ग्राफ, एक पाई चार्ट, एक लाइन ग्राफ, ये इसकी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसमें से अपन ने आई थिंक एक क्वेश्चन किया था अपन ने, या दो कर लिए थे, आई थिंक दो कर लिए थे, यस मुझे याद आ रहा है मुझे। एक तो अपन ने जो डेटा फिलिंग वाला क्वेश्चन था, जिसमें अपन ने एक बॉक्स बना होता है उसमें जानकारी भरी होती है, वो वाला किया था,
और एक अपन ने किया था बार ग्राफ वाला, जिसमें अपन ने देखो मैं आपको दिखा देता हूं, एक अपन ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है ना। कोई बात नहीं प्रियंका जी, कोई दिक्कत नहीं, आज भी अपना डीआई ही चलने वाला है, और कल वाली क्लास को आप ले लीजिएगा क्योंकि काफी अच्छी क्लास है कल वाली अपनी, ठीक है ना। तो अपन ने एक ये क्वेश्चन देखा था डेटा वाला, और एक देखा था अपन ने ये वाला क्वेश्चन, है ना, बार ग्राफ वाला। अपन ने यहाँ पर डीआई के दो टॉपिक्स अपन ने, मतलब जो दो पार्ट्स हैं उसके एक एक एग्जांपल्स को अपन ने किया था। आज अपन आगे चलेंगे, जिसके जो बाकी के पार्ट्स हैं अपन उनकी कुछ बात करेंगे, और फिर इसके बाद और भी चीजें अपनी बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आप लोग किसी भी बात को सीरियसली मत लीजिए। देखो आपने मिस किया, हो सकता है आपकी कुछ कल कुछ मजबूरियां रही हो जिस वजह से आपने क्लास को नहीं अटेंड कर पाया हो, तो जब आपको समय मिला करे तो जो क्लास आपकी रह गई है, छूट गई है किसी कारणवश, उसको आप समय मिलते ही ले लिया कीजिए। इससे होता क्या है, अपना एक फ्लो बन जाता है कि अपन को यहाँ तक अपन ने चीजों को देख लिया है, अब आगे देखेंगे। अब हो सकता है कि मान लो मैं कुछ चीजों को कल से रिलेट करूं, तो जो साथी हमारे हैं जो कल वाली क्लास को नहीं देख पाए हो, शायद उनको दिक्कत आए, मैं कोशिश करूंगा उनको दिक्कत किसी भी तरह की ना आए, ठीक है ना। ऐसा आप बिल्कुल दिमाग मत लाइएगा कि आपको दिक्कत आने वाली है। जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो चीजों को अपन समझने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। अच्छा मधु जी, आप कह रहे हैं कि डीआई से अपने दो क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ अधिकांश समय मैंने एक ही क्वेश्चन ही देखा है अपना, जो स्टार्टिंग में रहता है एक क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया है। हो सकता है मुझसे कहीं देखने में गलती रही हो, या फिर आप किसी ऐसे पेपर की बात कर रहे हो जो मैं नहीं देख पाया हूं, तो हो सकता है दो क्वेश्चन हो, लेकिन एक क्वेश्चन तो आना कंफर्म है, निश्चित ही है, ठीक है ना। बात को करेंगे अपन आगे। यहाँ अपन ने बॉक्स वाला डेटा फिलिंग वाला एक पार्ट और एक बार ग्राफ वाला क्वेश्चन कर लिया था। देखिए अभी क्वेश्चन तो अपने पास काफी है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हर प्रकार, जितने भी प्रकार इसके अंदर दिए गए हैं आपके सिलेबस में, उसका कम से कम एक एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ करवा दूं। फिर उसके बाद भी अपन और क्वेश्चन भी करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। चलिएगा, आज लेंगे अपन, इसको बोलते हैं अपन लाइन ग्राफ। यहां पर हमको जानकारी कुछ इस प्रकार की लाइनों के माध्यम से दी जाती है, तो इस प्रकार के चित्र का उपयोग करके हम आज के दिए गए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जून में समझा नहीं, मैं शायद आप कहना चाह रहे हैं कि जून वाले एग्जाम में दो आए थे, हो सकता है मैं आप आया हो, मैंने पेपर ना देख पाया हो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, अधिकांश प्रश्नों में मैंने एक ही प्रकार का प्रश्न, मतलब एक ही इस टॉपिक से एक ही प्रश्न को देखा है, मैंने भी दो नहीं देखे हैं। पर हो सकता है, देखो मैं किसी ये नहीं कह रहा कि नहीं आए हो, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है ना, पर जहां तक मैंने एक ही देखा है। चलेगा, बात करनी क्लास शुरू करेंगे अपन। यहाँ अपन को एक ये अपना है बार लाइन ग्राफ, आराम से बात करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि जब कुछ साथी हमारे अच्छे होंगे जो चीजों को पहली बार देख रहे होंगे, तो अपन हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये अपना लाइन ग्राफ मीन्स ये ना, इसमें जानकारी हमको लाइनों की माध्यम से दी जाती है, ठीक है। चलिएगा, ये कोई बहस वाली बात नहीं है, ये तो डिपेंड करता है आपको प्रश्न अगर आता है तो एक हो, दो हो, या कितने भी हो, अगर आप हल कर पा रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन एक है अथवा दो है। देखिएगा, यहाँ पर हमें दो कंपनियों के बारे में जानकारी दी गई है, टू कंपनीज। कंपनी एक है एक्स, जैसे यहाँ पर नीले रंग की लाइन से दिखाया गया है, और ये कंपनी वाई, जिसे यहाँ पर लाल रंग के ग्राफ से दिखाया गया है। यहाँ पर उसके व्हीकल्स, ये कंपनी कैसी है, जो गाड़ियां बनाती है, व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि गाड़ियों का उत्पादन करती है। दो कंपनियां हैं जो जिसे एक्स और वाई द्वारा दिखाया गया है, और इन कंपनियों के अंदर गाड़ियों का उत्पादन होता है। यहाँ पर गाड़ियों के उत्पादन की संख्या दी गई है हजार में, 40,000, 60,000, 80,000, 100,000, 120,000, 140,000 और 160,000, यानी 1,60,000 बोलते हैं उस तरीके से। यहाँ दिए गए वर्ष 97, 98, 99, 2000, 2001 और 2002 तक, और हर वर्ष कंपनी द्वारा किए गए उत्पादन की संख्या दी गई है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, नीले वाले ग्राफ में वर्ष 1997 के अंदर कंपनी एक्स ने 1,19,000 व्हीकल यानी कि साधनों का उत्पादन किया, लेकिन उसी वर्ष कंपनी वाई ने
139,000 यानी कि 1,39,000 गाड़ियों का उत्पादन किया है। ठीक है ना, चीजों को समझते चलिए, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, अपन को आराम से समझना है। यानी हर वर्ष कंपनी ने कितना कितना उत्पादन किया है वो यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार जैसे आगे बढ़े तो यहाँ पर कंपनी एक्स का उत्पादन कम हो गया, उसी प्रकार कंपनी वाई का उत्पादन भी कम हो गया। फिर अगले वर्ष कंपनी 99 में कंपनी एक्स का उत्पादन बहुत काफी बढ़ गया, लेकिन कंपनी वाई का उत्पादन और कम हो गया पहले से। यानी बस जैसे कि जैसे समय बढ़ता जाता है, आप तो जानते हो कंपनियों के बीच चीजें घटती बढ़ती रहती है, बस उस प्रकार की जानकारी इस प्रकार के ग्राफ में आपको उपलब्ध कराई गई है। ठीक है ना, ये था आपको केवल ये बताना कि ग्राफ हमें किस प्रकार की जानकारी प्रदान कर रहा है, और इन दी गई जानकारी के आधार पर हम इसके द्वारा आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, हिंदी ठीक है ना मेरी? कुछ अगर हमारे कुछ क्लासमेट्स इंग्लिश मीडियम के हो तो वो लोग क्लास में कमेंट कीजिएगा कि सर प्लीज यूज इंग्लिश वर्ड, तो इंग्लिश में भी वर्ड यूज कर लूंगा। लेकिन आप लोग अधिकांश साथी हमारे हिंदी माध्यम के, तो मैं हिंदी के शब्दों को प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिएगा देखते हैं पहला प्रश्न। तो प्रश्न यहाँ पर आपका इंग्लिश में है, पर आपको मैं पूर्ण रूप से उसका हिंदी भी अनुवाद करके आपको बताता रहूंगा। What is the difference between the number of vehicle manufactured by company Y in 2000 and 2001? क्या बताना है? डिफरेंस किस किस के बीच में? नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी वाई। यहां पर केवल एक कंपनी वाई की बात हो रही है कि इस कंपनी वाई ने वर्ष 2000 और वर्ष 2001 में जितने भी वाहनों का उत्पादन किया है उनका अंतर कितना है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है। कंपनी वाई द्वारा वर्ष 2000 और 2001 में जितने जितने वाहनों का उत्पादन किया है उनका अंतर। ये नहीं कह रहा कि किस वर्ष में उत्पादन ज्यादा है किसमें कम है, हमें बस ये बताना है जिसमें भी ज्यादा रहा होगा उसमें से कम वाले को माइनस करके अपना अंतर हमें बता देना है। ठीक है ना, तो बात कर रहा है कंपनी वाई के वर्ष 2000 और 2001 में। कंपनी वाई कौन सी? हमारी लाल वाली। देखो मैं एक बार लिख देता हूं, छोटा रहा होगा, ये हमारी कंपनी वाई लाल वाली, और बस और कलर है क्या, चलो, और ये है अपनी कंपनी एक्स, है ना, जिससे हमको याद रहेगा थोड़ा सा। हम बात कर रहे हैं कंपनी वाई की, है ना, हम कंपनी वाई की बात कर रहे हैं। देखो कंपनी वाई का वर्ष 2000 और 2001 में देखेंगे पहले उत्पादन। कंपनी वाई का वर्ष 2000 में, अब देखो यहाँ पर जो उत्पादन है वो हजारों में, हजार में, तो हजार में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। यहाँ पर केवल नंबर दिए गए 128। इसका अर्थ ये है इसके आगे 3 जीरो और लगे हुए हैं, यानी कि 1,28,000 वाहनों का उत्पादन किया है कंपनी वाई ने वर्ष 2000 में, वहीं 1,07,000 वाहनों का उत्पादन किया है कंपनी वाई ने वर्ष 2001 में। तो हमें अंतर बताना। अब देखो, आप देख पा रहे हो वर्ष 2000 में जो अंतर है वो नंबर है ज्यादा है और 2001 में कम है। हम केवल जीरो ना लगाते हुए केवल नंबरों का अंतर निकाल लेते हैं। 128 और 107, 8 में 7 गया 1, 2 में से 0 गया फिर 2 और ये। अब देखो इसमें आगे 3 जीरो और लगेंगे क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर हजार में। जो अपन वाहनों के उत्पादन का नंबर दिया गया है वो आपका किसमें होगा? हजार में। अंतर बताना है, डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, तो इसके आगे 3 जीरो और लग जाएंगे। 21,000 क्या है हमारा ऑप्शन? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कंपनी ने वर्ष 2000 में 1,28,000 वाहनों का उत्पादन किया, वही कंपनी वाई ने वर्ष 2001 में 1,07,000 वाहनों का उत्पादन किया। हमें इनका बस अंतर बताना है। 3 जीरो वैसे के वैसे, 8 में 7 गया 1, 2 का 2 और 1 में से गया 0, यानी कि दोनों वर्ष में कंपनियों के मध्य का जो अंतर रहा वो कितना रहा? 21,000 का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आएगा। बहुत ही बेसिक शुरुआत है अपनी, कोई हड़बड़ी वाली जल्दबाजी वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं प्रियंका जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप अगर दिक्कत जब आएगी जब आपको जो अपने जल्दबाजी में जो आंसर किया और वो आंसर गलती से इनमें मिल गया, तो वहां आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर यहाँ पर हमारा एक भी ऑप्शन 29 वाला होता तो आप गलती कर जाते, वो तो नहीं था तो आपने अपनी गलती को सुधार लिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं अपन, इसका है नंबर 2। What is the average number of vehicles manufactured by company X over the given period? ठीक है, हमें क्या बताना है? एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। हमें औसत बताना है किसका? कंपनी एक्स का। कंपनी एक्स का पूरे पीरियड में, यानी कंपनी एक्स ने वर्ष 1998, 99, 2000, 2001 जितनी वर्ष की जानकारी दी गई है उन सभी का हमको
कंपनी द्वारा किए गए वाहनों के उत्पादन का औसत बताना है। केवल कंपनी, कोई दिक्कत नहीं किरण जी, आप केवल सुनिएगा, बात को सुनिएगा। वो प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, देखो यहाँ पर आपको जितने भी हल करने का जो तरीका रहेगा वो आपको यूनिट नंबर 5 के जो मैंने आपको मैथमेटिकल वाले पार्ट में करवाए हैं वहां का हम मदद लेंगे। हमें बताना है कंपनी वाई ने पूरे वर्ष में गिवन पीरियड, पूरे कितने 98, 99, 2000, 2001 जितने भी 2002 जितना भी दे रखा है, केवल केवल कंपनी वाई के जितने भी वाहनों का उत्पादन है उसका हमें बताना है औसत। प्रश्नों को तोड़िएगा, तोड़ के देखिएगा, कंपनी एक्स का पूरे डेटा टेबल में जितने भी उत्पादन हो रहे हैं उसका हमें औसत बताना है। आप लाइन को पढ़ेंगे तो शायद आपको मतलब समझ में ना आए, तो शब्दों को तोड़िए, आप शब्दों को तोड़ करके आपको बताना है कि किस प्रकार हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिएगा देखते हैं, बात कर रहा है वो, आ जाओ भाई। चलिएगा मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि और ये तो लिख देते हैं क्योंकि ये हमको बता रहा है, थोड़ी जानकारी दे रहा है। ठीक है, ठीक कह रहा है कंपनी एक्स द्वारा पूरे वर्ष में, अब कंपनी एक्स कौन सी है अपनी, नीले वाली, 119, 99, 141, 78 और 120 और 159, इन सभी नंबर को हमको करना है योग, और हमें क्या बताना है इसका औसत। आपको औसत निकालना आता होगा, तो हालांकि शायद मैंने नहीं करवाया, मुझे याद नहीं है, मैंने औसत वाला टॉपिक आपको क्लासरूम में करवाया नहीं, अभी लास्ट में तो नहीं कराया, मुझे ध्यान है। तो औसत कैसे निकालते हैं अपन, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, है ना, जो भी डेटा हमको दिया गया है उन सबका ऐड करेंगे, और जितने डेटा के नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर है, इनका योग करेंगे हम, और इनका जो योग आएगा उस योग में हम 6 से भाग कर देंगे। बहुत ही बढ़िया प्रवीण जी, बहुत ही बढ़िया। चलिएगा तो हम देखेंगे, देखो अब मेन चीज क्या है इसमें, ये जानकारी हमें किसमें दी गई है, थाउजेंड्स में, मतलब इनका जितना भी योग आएगा आपका एक्स वालों का, उसके लास्ट में आपको 3 जीरो लगाने होंगे। अब देखिए 119, 99, 141, 78, 120 और 159, पहले हम उनको योग करेंगे और लास्ट में देखो, लास्ट में 3 जीरो हम अपनी मर्जी से लगाएंगे, यहाँ पर जो जानकारी हमें दी गई है वो हजारों में दी गई है, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने। देखो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 17 18 और 18 और 9 दूनी 18, 18 36 की 6, हंसी लगी 3, 3 और 1 4, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 18 19, 19 और 7 26, 26 और 5 31, 31 का 1, हंसी लगी 3, 3 1 4 5 6, क्या आपका योग भी इतना आ रहा है। देखो मैं यहाँ पर आपके लिए इसका जो योग है पहले से करके लाया, अच्छा 7 आएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 7 1 6, 3 1 4 5 6 7 आएगा, चलेगा। हाँ यहाँ पर कितना 41 होगा, यहाँ पर 4 आएगा ना, 4 4 1 5 6 7, ठीक है ना, ये आ गया। अभी क्या आ गया योग, लेकिन नंबर कितने हैं देखिए आप, 1 2 3 4 5 6, तो 7 से हमें इसको भाग करना है 6 से, तो इस नंबर का क्या आ जाएगा औसत। औसत निकालने का सूत्र ही है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 6 राशियां है, इनका योग कर लिया और भाग कर दिया 6 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो देखिएगा आप करते हैं, तो 6 कम 6 कितना बचा, 1 बचा, 6 कम 6 6 कम 6 एक बार ही जाएगा, एक बार ही जाएगा ना, क्योंकि 6 कम 6 11 है, 5 बचा, कितने बार 6 नाम 54, एक बचेगा यहाँ पर आएगा, फिर कितने बच जाएगा, दोबारा से करेंगे तो आगे 6 कम 6 एक बार ही जाएगा, पॉइंट आएगा 0 आएगा, यानी कि कुछ इतना आएगा 1 1 9 1। देखते हैं अपने ऑप्शन पे पहुंचते हैं अपन, कुछ ऐसा आ रहा है क्या, अच्छा ये छोड़ दिया क्या अपन ने, कोई बात नहीं, अपन तो एक आगे आ गए। देखो ये रहा 1 1 9, तो और 1 1 के बाद 1 1 9 आ रहा है अपना, बिल्कुल 1 1 9 आ रहा था अपना, देखो 1 1 9 आ रहा है अपना, तो इसके साथ जाएंगे, ये वाला 1 1 9, देखो 1 1 9 किसमें नहीं है, केवल इसमें है, ये आंसर होगा हमारा 1 1 9, इसमें शायद दशमलव वाली बात होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर जवाब, बहुत ही सुंदर जवाब आप सभी का, ठीक है ना। आपका जो कैलकुलेशन की स्पीड है थोड़ी सी हाई है, तो ये बहुत ही आपके लिए कारगर साबित रहेगी आपके एग्जाम में। हमारे क्या निकाल लिया अपन ने, कंपनी वाई का पूरे दी गए पीरियड में औसत हमने निकाल दिया। आगे आएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम बातचीत में,
प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन छूट गया था अपना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टू कंपनीज इन द गिवन ईयर। अच्छा डिफरेंस देखो, हमें बात करनी है किसकी, डिफरेंस यानी अंतर की, किसके बीच में, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टू कंपनीज इन द गिवन ईयर्स। दो कंपनियां हैं, कंपनी एक्स और कंपनी वाई, इन्होंने वर्ष 1998 से लेकर के शायद 2001 या 2 तक की जानकारी हमें दी गई है। तो दोनों कंपनियों का पूरे वर्ष के दौरान कितना कितना उत्पादन हुआ, दोनों का अलग अलग, कंपनी एक्स का अलग और कंपनी वाई का अलग, उन दिए गए सभी वर्षों को योग करना है अलग अलग, और फिर उसका बताना है हमको अंतर, टोटल प्रोडक्शन ऑफ टू कंपनीज इन द गिवन ईयर्स, हमें इनका अंतर बताना है। यानी कंपनी एक्स का जितना भी उत्पादन रहा होगा उसका योग करेंगे 5 वर्ष में, कंपनी वाई का 5 वर्ष में जितना उत्पादन उनको योग करेंगे, और इन दोनों का हमें बताना है डिफरेंस यानी कि अंतर बताना है। ठीक है ना, दोनों कंपनी द्वारा किए गए 5 वर्ष में कुल उत्पादन का हमें अंतर यहां पर बताना है। देखिएगा अभी हाँ, अभी अपन ने उसका तो निकाल लिया था ना, कंपनी एक्स का कितना आया था अभी बताओगे आप मुझे, कुछ इतना था 716,000, ये कंपनी एक्स का था, ये तो अभी अपने निकाला ही है। बिल्कुल आप लोगों का मैं कमेंट ले लेता हूँ, आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था, अभी मुझे बताया था आपने। अच्छा आपने कंपनी वाई का निकाल दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जैसे मैंने जिस प्रकार मैंने कंपनी एक्स का निकाला है, सेम उसी प्रकार कंपनी वाई का भी निकाल सकते हैं। यानी कंपनी वाई द्वारा किए गए कुछ उत्पादन का, कंपनी वाई का कौन सा होगा, 139, 120, 100, 128, 107 और 148 कंपनी वाई के लिए। तो इन सभी मानों को आप जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो मान बड़ा होगा उस मान में से आप छोटे वाले मान को माइनस कर देंगे, तो आपका दोनों कंपनियों का कुल मतलब कुल सभी पूरे वर्षों में अंतर आपके सामने निकल करके आ जाएगा। हालांकि कुछ साथी जवाब भी कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या उनका आंसर यहाँ पर है 26 वाला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यानी आपने मुझे बताया है कंपनी वाई का बताया आपने 74200, यह है कंपनी वाई का, और कंपनी एक्स का है 716,000। तो 3 जीरो तो हमारे आएंगे, ये हमारे कंपनी वाई का और यह है कंपनी एक्स का कुल योग। तो 0 0 0, 12 में तो 6 गई तो 6, 3 में से 1 गई तो 2, और 7 में 7 गई तो 0, यानी कितना आ जाएगा 26,000। बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन है, यानी दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन का हमने अंतर निकाल दिया, जो कि आपको कितना आ गया 26,000 आ गया। बहुत ही सुंदर जवाब आप सभी का। चलिएगा आगे देखते हैं अपन अगला, 3 नंबर तो कर लिया आपने, 4 नंबर देखते बात करते हैं इसकी। In which year of the following years the difference between the companies production of companies X and Y was the maximum? हमें बताना है उन दिए गए सालों में से किस साल में कंपनी X और कंपनी Y के बीच उत्पादनों का जो अंतर है वो अधिकतम है। कंपनी X और कंपनी Y के प्रति वर्ष हर साल का उत्पादन दिया गया है, तो वो कौन सा वर्ष है जिनमें दोनों कंपनियों के मध्य का अंतराल अधिकतम है। यहाँ पर इस बात से मतलब नहीं है कि कंपनी Y का ज्यादा है या X का कम है, या X का ज्यादा Y का कम है, हमें ये भी देखना है बस किस वर्ष दोनों कंपनियों के उत्पादन में अधिकतम अंतर दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम डिफरेंस, मतलब वो कौन सा वर्ष है, वो कौन सा ईयर है जिसमें कंपनी एक्स और वाई के कुल उत्पादनों में अधिकतम अंतर हमें दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। इसके लिए हमको अपने ग्राफ की तरफ जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस वर्ष हमें अधिकतम अंतर दिखाई दे रहा है। चलिएगा देखो, जहां यही अपन यही बात कर लेते हैं, केवल ये है 139, ये 119, तो कितने का 20 का अंतर दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ये 120 और ये है अपना 99, तो सीधा सीधा 21 का अंतर दिख रहा है मुझे यहाँ पर। 41 और 141 और 100, यहाँ पर सीधा सीधा मुझे 41 का अंतर दिखाई दे रहा है। ये आपका 128 और 78, तो 8 में से 8 गया 0 और 12 में 7 गया तो 5, 50 दिखाई दे रहा है। और 120 और 107 कितना दिख रहा है मुझे यहाँ पर 13 का अंतर दिखाई दे रहा है, 13 का इसमें और इसमें। यहाँ पर 159 और 148, तो यहाँ पर मुझे सीधा सीधा 9 का अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो हमें वो वर्ष बताना है जिस वर्ष में अधिकतम अंतर हमें दिखाई दे रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी एक्स है अथवा वाई है। तो हम देख पा रहे हैं
20, 21, 41, 13 और 9 तो कम है, हमारा 50 अधिकतम। इसका मतलब वर्ष 2000 में दोनों कंपनियों के मध्य उत्पादन में अधिकतम अंतर देखा गया है। ठीक है ना, ये आगे है हमें अगला वर्ष 2000 में, बिल्कुल वर्ष 2000 वो वर्ष है जिसमें कंपनी एक्स और कंपनी वाई के मध्य उत्पादन के मध्य अधिकतम अंतर देखा गया है। चलिएगा अगला देखेंगे अपन, समय व्यर्थ नहीं करेंगे, अगला देखते हैं। The production of company Y in 2000 was approximately what percent of the production of company X in the same year। बात की जा रही है वर्ष 2000 की। वर्ष 2000 में कंपनी Y का जितना भी प्रोडक्शन रहा होगा वही उसी वर्ष में कंपनी Y का जो प्रोडक्शन है उसका कितना प्रतिशत है। यानी कहने का अर्थ यह है वर्ष 2000 में कंपनी Y द्वारा किए गए उत्पादन कंपनी X द्वारा किए गए उत्पादन का कितना प्रतिशत है। वर्ष 2000 में कंपनी Y द्वारा किया गया उत्पादन कंपनी X द्वारा किए गए उत्पादन का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। तो आप लोग जानते हो ना, पहले हम क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन यानी भिन्न बनाएंगे, और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो हम पहले देखेंगे कंपनी Y का वर्ष 2000 में उत्पादन और वही कंपनी X का भी वर्ष 2000 में उत्पादन। यही है ना, नहीं ये वाला थोड़ी है, हाँ ये वाला है। चलिए तो वर्ष 2000 में कंपनी एक्स और कंपनी वाई के मध्य उत्पादन देखेंगे हम। तो वर्ष 2000 में हम देख पा रहे हैं कंपनी एक्स का उत्पादन कितना है, ये कौन सा लाल वाला, कंपनी वाई का है, वाई का है 128, 3 जीरो लगानी पड़ेंगे क्योंकि बात हजार में की जा रही है। और वही कंपनी एक्स का कितना है 78,000। तो यह हमें बताना है कंपनी वाई का उत्पादन कंपनी एक्स के उत्पादन के कितने प्रतिशत के बराबर है। यानी हमें तुलना करनी है किससे, कंपनी एक्स से। कंपनी वाई का वर्ष 2000 में उत्पादन कंपनी एक्स के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो आप देख पा रहे हो, तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। कॉमन सेंस की बात यह है यहाँ पर, जो कंपनी एक्स का उत्पादन है वो कम है और कंपनी वाई का उत्पादन ज्यादा है, तो इतना तो फिक्स है कि वाई का जो उत्पादन प्रतिशत निकल के आएगा तुलना में एक्स के, वो 100 से तो ज्यादा आएगा। देखिए ना, बिल्कुल देखिए, ये देखिए ये मेरा नाम नहीं देखा, कौन पूछ रहा है ये, शायमा जी आप पूछ रहे थे, यहाँ नीचे क्लियरली लिखा है कंपनी जो एक्स है वो नीली वाली लाइन से दिखाई गई है और जो कंपनी वाई है वो आपको लाल रंग की लाइन से दिखाई गई है। जानकारी दी जाएगी, पूरी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर थोड़ा चित्र छोटा लग रहा होगा शायद आपको, लेकिन जो नीला वाला चित्र है वो आपको कंपनी एक्स को दिखा रहा है और जो लाल वाली लाइन है वो आपकी कंपनी वाई को दर्शा रही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग अपने डाउट को क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं रखना है कि देखा जाएगा, हर बात को यहीं पर आप क्लियर करके चलिएगा। ठीक है ना, अभी पूछ रहा है कि कंपनी वाई का वर्ष 2000 में जो उत्पादन है वो कंपनी एक्स के कितने प्रतिशत के बराबर रहेगा। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मुझे भी लगा कि ये चीजें आपको बहुत छोटी हैं तो ऐसा आपको दिखाई ना दी गई हो। तो देखिएगा 128 और 78 अपने पेज पर आएंगे अपन, ये वाला है। यानी कंपनी वाई का वर्ष 2000 में उत्पादन 108 और 000 3 बार, और कंपनी एक्स का वर्ष 2000 में 78 है, 78,000। तो हमें ये बताना है कंपनी वाई का वर्ष 2000 में उत्पादन कंपनी एक्स के उत्पादन के कितने प्रतिशत के बराबर है। यानी कि कंपनी एक्स से तुलना करनी है, तो जिससे तुलना की जाती है वो नंबर आता है नीचे और जिसकी तुलना की जाती है वो आता है ऊपर। एक बार फिर, जिस नंबर से हम तुलना कर रहे हैं, यानी हमें ये बताना है वाई का उत्पादन एक्स की तुलना में कितना है, तो एक्स से तुलना कर रहे हैं तो वो नंबर आएगा नीचे, और जिसकी तुलना कर रहे हैं यानी वाई की तुलना कर रहे हैं तो वाई आएगा ऊपर। यानी वाई का मान तो आएगा ऊपर 128 और 3 जीरो इसमें साथ में रहेंगे, और नीचे 78 और 3 जीरो। हमें ये बताना है कि कंपनी वाई का जो उत्पादन है वो कंपनी एक्स की तुलना में कितना है, तो जिसकी तुलना की जा रही है वो ऊपर और जिससे तुलना की जा रही है वो नीचे। ये क्या बन गया, भिन्न बन गया, और निकालना क्या है हमको, परसेंट। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम करते हैं 100 से गुणा। बस हमें इसको हल करना है, हल करने के बाद हम अपने आंसर के पास लगभग पहुंच ही जाएंगे।
क्या कोई मुझे बताएगा साथी इसका जवाब? क्या इनमें से वो जो आंसर है वो कौन सा आ रहा है इनमें से? आप लोग एक बार मुझे बताएंगे जल्दी से। तो दो के पार्ट से कर लेते हैं अपन। दो से कट जाएगा ये 3 बार और ये 9 बार। दो से काटते हैं इसको 6 बार और ये 4 बार। कट जा भाई। और 3 जीरो साथ में चलेंगे इसके। अच्छा, एक जीरो अपन काट सकते हैं ना, तो ये जीरो इससे कट जाएगा, 2 जीरो बचेंगे यहाँ पर केवल। फिर काटते हैं, तो किसी कर सकते हैं इसको अपन 3 के पार्ट से नहीं कटेगा, लगभग ये कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। कोई क्या कुछ अधिक कर रहा है चीज को, यानी हमको करना है, देखो चलो ऐसे कर लेते हैं अपन। 2 3 9 का भाग करते हैं 6 4 और 2 जीरो से। अब देखो 39 दूनी ज्यादा हो जाएगा तो 39 एक कम करेंगे एक बार। 39 चौथा में से 4 गई तो 5 और ये कितने, 5 में से 3 गई तो 2 जीरो। 3 अट्ठे 24। चेक करते हैं 8 बार करने से। 8 9 72 की 2 हाथ से लगी, ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो देखते हैं एक किस में आ रहा है, एक हो गया ना। अब देखो एक या तो 6 होगा या 3 होगा। अपन पहले चेक करते हैं, चलो बड़े नंबर 6 चेक करते हैं। 6 9 54 की 4 हाथ से लगी 5, 6 18 18 और 5 23। चलो लगभग हो गया, क्योंकि 3 से और छोटा आता। 10 में से 4 गई 6 और 4 में से 3 गई 1, अगला जीरो आ गया नीचे। अब 4 से जो होगा 4 बार देखते हैं अपन। 9 चौक 36 की 9 चौक 36 की 6 हाथ से लगी 3, 4 3 12 13 14 15। अभी कितना बचा आपका? 4 बचा। पॉइंट लगाएंगे जीरो आ जाएगा। तो वो बात की जाएगी लगभग की, लगभग की बात की जा रही है, तो अपने अपने आंसर लगभग ये वाला आएगा। इसको बोलते हैं अपन अप्रोक्सीमेट, लगभग यानी आसपास। हमारा जो आंसर है वो लगभग 164 के नजदीक में आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया? प्रतिशत, यानी कि कंपनी वाई का जो उत्पादन है वो कंपनी एक्स के तुलना में 164% अधिक है वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर। मेन चीज है, जिसके पास सब्र है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात यही होती है, जिसके पास सब्र है, पेशेंस है, धैर्य है, वो कितने भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जल्दबाजी ना मचाए, देखिएगा। अच्छा, ये हो गया आपका दो बार ग्राफ के। मेरे पास और भी प्रश्न है, लेकिन आपको मैंने एक प्रश्न करा दिया है, तो हमें यहाँ पर पहले हर प्रकार के एक एक प्रश्नों को देखना है। तो मैंने आपको बार ग्राफ, हाँ लाइन ग्राफ का एक प्रश्न करा दिया है, ठीक है ना। हालांकि अपने पास और भी प्रश्न है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इससे पहले आप एक प्रकार और लेके आए, जिसे हम बोलते हैं पाई ग्राफ, है ना। उसको भी देख लेंगे हम एक बार। तो उसको देखने के बाद जो आपके उससे कराए गए तरीके और प्रश्न है, तो उनको भी हम कर लेंगे। देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न भी हमको अपने एग्जाम में, मधु जी मैं आपके पास समझ रहा हूँ, आपकी मैं भावनाओं को कदर करता हूँ और सम्मान भी करता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक बार हर प्रकार के प्रश्न को अगर मैं एक एक बार करा दूंगा, तो एक बार आपके दिमाग में वो चीजें घूम जाएंगी कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। अगर मैं आपको एक ही तरह के 2 3 प्रश्न करा दूंगा तो दिक्कत कोई नहीं है, आप उस प्रकार के प्रश्न को करने में अनुभवी पारंगत हो जाएंगे, अच्छी बात है। पर गलती से कई बार हमें क्या पता किसी अन्य प्रकार का प्रश्न देखने को मिला, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आश्चर्य की स्थिति में आ सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात को सुना जाएगा अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अपने ऐसा नहीं है कि अपने पास प्रश्न नहीं है, अपने पास उस प्रकार का दूसरा प्रश्न भी है। दूसरा प्रश्न है ना, यहाँ पर वही बात की गई है। देखो यहाँ भी अपने पास क्या चीज है, यहाँ पर भी दो कंपनियां है एक्स और वाई। एक कंपनी है एक्स और एक कंपनी वाई, है ना। उस प्रकार की ग्राफ दिया गया है और उससे संबंधित प्रश्नों को हमको हल करना है। पर मैं चाह रहा हूं कि अगर आपको एक बार जो एक अंतिम प्रकार बचा है आपका डीआई में, एक डेटा वाला, एक आपका बार ग्राफ और एक पाई चार्ट और एक था आपका लाइन ग्राफ, तो इस एक प्रकार के अनुरूप कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास का पूरा सम्मान है मेरे सामने, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास सुनी जाएगी। पर मैं चाह रहा हूं कि आपको हर प्रकार की समस्याओं को एक बार मैं उनसे अवगत करा दूं, तो चीजें आपको भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत की ना सामना करना पड़े। हाँ ये भी अच्छी बात है। ऐसा तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रश्न और प्रदान किए जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें दी जाएंगी, क्योंकि आपको केवल इन प्रश्नों के आधार पर ही नहीं करना, अपने स्तर पर भी चीजों को जांच करनी है कि हम अपने स्तर पर कितना इसको हल कर पा रहे हैं। या तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी मदद के आधार पर जवाब कर रहे हैं, आप जवाब कर रहे हो अच्छी बात है, पर आप वहां पर आप एकांत रूप से होंगे, तो आप खुद पर पूर्ण रूप से भरोसा कर पाओगे कि हाँ हमको चीजें आ गई है, ठीक है ना। चलिएगा, बहुत ही सुंदर रहा, आगे चलते हैं। यहाँ की बात करते हैं अपन। यहाँ में एक पाई चार्ट, यानी इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं पाई चार्ट ग्राफ। तो हमें इसमें यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है।
यहाँ पर हमें बताया गया है द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन द पब्लिशिंग अ बुक। एक बुक में देखो, आप लोग जानते हो कि एक बुक की जब छपाई होती है तो उसमें बहुत सारे चीजों का योगदान होता है। जैसे उसमें रॉयल्टी, मतलब जिसकी बुक है, जैसे बोलते हैं ना कि ये बुक उसके जीवन पे आधारित है, तो जिसके जीवन पे आधारित वो बुक है उसके भी कुछ, जो बुक जब बेचेगी तो उसको भी उस बेचे गए पैसे, जो पैसे मिलेंगे उसका कुछ हिस्सा दिया जाएगा, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। प्रिंटिंग कॉस्ट, बुक को छापेंगे उसमें खर्चा आएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बुक की अगर मान लो डिमांड पूरे भारत में है, पूरी दुनिया में है, तो उसको अलग अलग जगह पर लेके जाया जाएगा तो उसमें कुछ खर्चा आएगा वो। पेपर कॉस्ट, प्रिंटिंग करने के लिए जो पेपर काम में आएगा उस पर खर्चा आएगा, उसके लिए खर्चा देखा जाएगा। और बाइंडिंग, अब जानते सारे अलग अलग खर्चे हैं ना, तो उस बुक को बनाने में अलग अलग प्रकार के खर्चों की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर हमको प्रतिशत की फॉर्म में दी गई है कि इस काम को करने में इतने प्रतिशत का खर्चा आता है। हालांकि इन सभी को जोड़ेंगे तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, 100%। मैंने अपनी क्लास में बताया है, दुनिया की हर चीज बात की जाए अगर प्रतिशत में तो वो 100% है, लेकिन बात की जाए नंबर में तो वो 1 है, जब तक वो पूरी है। जैसे मान लो ये पेन है, तो बात की जाए प्रतिशत में तो ये पूरा पेन अपने आप में 100% के बराबर होगा। अगर मैं इसके पीस कर दूंगा तो वो प्रतिशत कम हो जाएगा। उसी प्रकार अगर नंबर में बात की जाए तो नंबर में पेन 1 माना जाएगा, लेकिन जब मैं इसके टुकड़े कर दूंगा आधे आधे तो हम बोलेंगे ये पेन आधा आधा हो गया, यानी 1/2 हो गया। तो इस आधार की जानकारी हमें दिमाग में घूमनी चाहिए कि ऐसा भी कुछ हमारे आसपास की चीजों में होता है। चलिएगा, बहुत ही सुंदर बात है। तो यहाँ पर हमें एक बुक के अंदर अलग अलग प्रकार के जो खर्चे हो रहे हैं उसको बनाने में, उसको ले जाने में, उसको बेचने में, है ना, सामान में लगाने में, तो सभी की हमको यहाँ पर प्रतिशत की फॉर्म में जानकारी प्रदान की गई है। तो इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे क्या करके, देखिएगा। If a certain quantity of books the publisher has to pay 30,600 as the printing cost, then what will be the amount of royalty be paid for this book, these books? देखो बात की जा रही है, देखो यहाँ में बात की गई है, आपको मैं इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा। ये कह रहा है कि जो पब्लिशर है, जो प्रकाशक है, आप जानते हो प्रकाशक जो बुक को छापता है, प्रकाशक को इतने रुपए पे किए गए हैं, कितने, पब्लिशर को 30,600 रुपए अदा किए गए हैं, किसके लिए, बुक को छापने के लिए। अगर बुक को छापने के लिए प्रकाशक को इतने पैसे दिए गए हैं, तो जो रॉयल्टी है, मतलब जिसके बारे में ये बुक है, उसको कितने पैसे दिए गए होंगे, ठीक है ना। कुमार जी, मैं आपको माफी चाहूंगा क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए मैं यहाँ पर जब भी आपको कंटेंट बनाया गया था तो पूरी कंटेंट को बना लिया गया था और आपकी स्लाइड के अंदर अपलोड कर दिया गया था। तो उस समय ये जो प्रश्न बनाए गए थे वो हड़बड़ी में बनाए गए थे, तो मतलब जिस जैसा हमें कंटेंट उपलब्ध था उस प्रकार माध्यम में डाल दिया गया, लेकिन मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि आपको हर शब्द का हिंदी अनुवाद बताया जाए। तो प्रश्न ये कह रहा है कि अगर जो बुक को छापने वाला प्रकाशक है उसको अगर 30,600 रुपए दिए जा रहे हैं बुक को छापने के लिए, प्रिंटिंग कॉस्ट, देखो ये प्रिंटिंग कॉस्ट मतलब छापने के लिए, अगर छापने के लिए देखो ये प्रकाशक तो है, तो प्रकाशक छपवाएगा, जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, छापने के जो खर्चा है, छापने में जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 30,600 रुपए उन बुक को, उन किताबों को छापने में। तो छापने का पीछे पुस्तकें बेचेंगी भी, तो जो रॉयल्टी होगी, मतलब जिसके बारे में ये बुक है, जो किताब है, वो भी कुछ हिस्सा लेगा उस पैसे से जो इनके बेचने के बाद उनको मिलेगा, वो हिस्सा अपना हिस्सा मिलेगा, तो उसको कितना हिस्सा दिया जाएगा। तो पहले अभी देखिएगा, बात की जा रही है प्रिंटिंग कॉस्ट की और रॉयल्टी की। तो हम पहले अपने ग्राफ में आएंगे और देखेंगे क्या प्रिंटिंग कॉस्ट और रॉयल्टी के बारे में कोई बात की गई है। तो हम देख पा रहे हैं प्रिंटिंग कॉस्ट यहां लिखा हुआ है, प्रिंटिंग कॉस्ट में साथ में लिखा हुआ है आपका 20%, यानी बुक को बनाने में प्रिंटिंग कॉस्ट पर 20% का हिस्सेदारी है। वही अगर बात की जाए रॉयल्टी की तो यहां पर आपकी 15% हिस्सेदारी है, यानी बुक में जो भी हमको कमाई होगी उसका 15% रॉयल्टी दी जाएगी और छपाई में 20% खर्चा आ रहा है। लेकिन हमको छपाई का मूल्य दिया गया है, यानी जो छपाई का मूल्य कितना दिया गया है, 30,600 रुपए। तो कहने का अर्थ ये हुआ, अगर इस पूरी बुक बनाने में जो खर्चा हो रहा है उसका 20% अगर इसके बराबर है, तो बुक बनाने में जो भी खर्चा हुआ है उसमें 15% कितने के बराबर होगा, देखिए, ठीक है ना। यानी कि इस प्रिंटिंग कॉस्ट का जो मान है वो किसके 20% के बराबर है, जो कि इसके बराबर है, क्योंकि दिया गया हमें पेंट करने में इतना खर्चा आ रहा है, लेकिन ग्राफ के हिसाब से वो खर्चा 20% के बराबर है, तो 20% बराबर हो जाएगा इसके। तो हमें ये पता लगाना है
कि रॉयल्टी का जो खर्चा है वो कितना होगा, लेकिन ग्राफ के आधार पर रॉयल्टी खर्चा 15% है, तो 15% किसके बराबर होगा, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न की तरफ, एक टॉपिक की तरफ लेकर जाना चाहूंगा, जो कि मैंने आपको प्रपोर्शन वाले टॉपिक में कराया था। प्रपोर्शन के बाद में अपना टॉपिक देखा था वेरिएशन वाला, ठीक है ना। तो टॉपिक वेरिएशन टॉपिक था ना, वहां पे लेके जाना चाहूंगा। हालांकि आप सभी लोग इसको अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो आपका अधिकांश जगह काम में देखने को मिलता है ना। तो मैं बता रहा हूँ आपको तो अपन इसको ही कर लेते हैं, जगह दूसरी एक जगह पर क्यों जाए अपन। तो वो इसको करने के दो तरीके हैं। या तो हम पहले ये मान लें कि पूरा खर्चा मान लो x रुपए का है, तो हम पहले x का मान निकाल सकते हैं, यानी कि मान लो बुक को छापने में कुल x रुपए खर्चा आ रहा है, और x का 20% किसके बराबर होगा, 30,600 के बराबर होगा, है ना। तो हम यहाँ से पहले x का मान निकालें, फिर जो x का मान आएगा उस मान का हम निकालेंगे 15%। तो उस प्रकार भी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। पहले हम निकालें कि इस पूरे बुक में कितना खर्चा हो रहा है, वो x इस x से आ जाएगा, और उस x का जो मान आएगा उसका हम निकालेंगे 15%, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। तरीका ये है, देखो प्रपोर्शन में दिखा था ना कि a b c और d चार चीजें थी, या रेशियो था या प्रपोर्शन था, ऐसे था ना। तो यहाँ पे देखिए आप, जो पहले दो मान होते हैं उनकी इकाई सेम होती है, और जो दूसरी दो मान होते हैं उनकी इकाई सेम होती है। यहाँ पे दो चीजें, एक तो हमारा है प्रतिशत और एक है हमारा मूल्य। तो देखो मैं कहूंगा यहाँ पर, यहाँ लिखा मैंने जैसे मान लो परसेंट, और यहाँ पर मैंने लिखा है उनका रुपए मूल्य में। अब देखो कितना, यहाँ पे बोल रहा है प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है 20%, 20 अनुपात, और रॉयल्टी कितना है 15%, ये हो गया। अब इसको करेंगे बराबर। अब देखो आधार पर 20 पहले लिखा है, तो 20 का खर्चा कितना था 30,600 रुपए का, ये इसके बराबर आएगा। और अब इसका निकालना है हमको, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स। तो आप लोग जानते हैं ये हमने किसमें लिख दिया, प्रपोर्शन की फॉर्म में हम इसको लिख दिया, यानी कि 20% बराबर है 30,600 के, तो 15% किसके बराबर होगा। एक तरफ लिखा हमने प्रतिशत वाले मान को, और एक तरफ लिखा हमने उनके रुपए को। अब तुलना करें, आप जानते हो ना, अंतिम का अंतिम से गुणा और प्रथम का और बीच वाले का बीच वाले से गुणा, ये हमने प्रपोर्शनल वाले टॉपिक में किया है। हालांकि आप सभी के करने के तरीके अलग अलग होंगे, लेकिन ये तरीका आपकी अधिकांश जगह काम करेगा। जब हमें दो चीजें दी जाती है तो उनकी तुलना इस प्रकार करो, एक तरफ लिखो उनके एक मान को और दूसरी तरफ दूसरे मान को, लेकिन तुलनात्मक रूप से। जो 20% का मान था वो इसके बराबर था, तो हमें इसका मान निकालना है। तो देखो इसको आप अरेंज करेंगे, तो अरेंज करके कितना आएगा, x बराबर 15 गुणा 30,600 बटे 20, ये कुछ इस प्रकार आएगा। बस आपको इसको हल करना है और अपने आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं देखिएगा ना, कैसे होगा ना, देखो 20 गुणा x बराबर 15 गुणा 30,600, तो अब 20 का x से गुणा हो रहा है, तो इनसे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 15 गुणा 30,600 भाग 20, ठीक है ना, है ना। मैं आपको प्रपोर्शनल वाला, क्योंकि ये आपके अधिकांश प्रश्नों में मदद करेगा। जब देखो हमें दो बात दी गई है, दो जगह तुलना करना है, एक तुलना करनी है प्रतिशत की, एक तुलना करनी है इनके मूल्य की। तुलना आप तुलनात्मक रूप से कीजिए। अगर मैंने लिखा है प्रतिशत का मान, यहाँ पर रुपए का मान, तो जो प्रतिशत पहले लिखा है उसका रुपए पहले आएगा, और जो निकालना है वो बाद में लिखा है तो वो मान बाद में आएगा। बस इसको हल करना है और आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। 5 या 15, 5 चौके 20, 4 से काट सकते हैं आप इसको, और जो आंसर आएगा उसका 3 से गुणा कर दिएगा। तो आप लोग करके बताएंगे मुझे आप, ठीक है ना। आप मुझे बताएंगे इसका जवाब। अभी हम कौन सा कर रहे हैं, पहले ही कर रहे हैं ना, हम पहले ही कर रहे हैं। आप लोग जवाब कर रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अधिकांश साथी जवाब कर रहे हैं हमारा 22,950, ठीक है ना। देखिएगा, ठीक है ना। आपको जो भी प्रश्न यहाँ पर टॉपिक कराए गए हैं उसका, मैंने आपसे हर बार कहा है, मैथमेटिक्स में कराए गए हर प्रश्नों का जो भी टॉपिक है, चाहे वो छोटे से छोटा रहा हो, उसका डीआई में बहुत ही विशेष योगदान देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग केवल यूनिट नंबर 5 के मैथमेटिक्स की पोर्शन को इसलिए ना पढ़े कि वो भी आपका हिस्सा है, इसलिए भी पढ़े कि वो आपको डीआई में हेल्प करेगा। एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो है, प्रपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सब कुछ यहाँ काम आएगा आपका, ठीक है ना। थैंक यू। अच्छा रिपीट दोबारा करना है, देखिएगा। ये कह रहा है
कि जो देखो दो चीजें हैं, 15 वो 20%, 20% उस ग्राफ के हिसाब से बराबर है किसके, 30,600 के। तो रॉयल्टी ग्राफ के हिसाब से कितनी है, 15%, तो वो कितने के बराबर होगी? अगर उस ग्राफ का 20% यानी 20% क्या है, प्रिंटिंग कॉस्ट, लेकिन यहाँ प्रिंटिंग कॉस्ट हमें दी गई है इतनी 30,600, लेकिन ग्राफ के हिसाब से प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है, 20%। तो 20% अगर इसके बराबर है तो रॉयल्टी जो ग्राफ में दी गई है 15%, तो वो कितने के बराबर होगी? तो देखिए एक मान तो ये है आपका और एक मान ये है आपका, तो इन चीजों को आप प्रपोर्शन की फॉर्म में, समानुपात की फॉर्म में लिखिएगा। कैसे? देखो मान मैं लिखा है प्रतिशत का नाम और यहाँ लिखा मैंने रुपए, तो रुपए कितने हैं, 20:15। और आप चाहो तो यहाँ पर इक्वल लगाओ या फिर समानुपात लगाओ, ये आपकी मर्जी है। और 20 पहले लिखा है ना, तो इसका जो मान है वो भी पहले आएगा। अब ऐसा नहीं कर सकते कि इनको भी ऊपर नीचे आगे पीछे कर दो, अगर 20 पहले है तो उसका मान भी पहले आएगा, 0,600 और अनुपात। अब ये हमें ज्ञात करना है तो इसको हम x मान लेते हैं, क्योंकि जो चीज हमें गणित में ज्ञात करनी होती है उसको मानते हैं, मानना x बस। और समानुपात का नियम क्या कहता है, पहले का अंतिम से गुणा और मध्य वाले का दूसरे से गुणा, तो ये होगा ना। अब देखो आप देखो 20 का गुणा करेंगे अपन x से तो आएगा 20 गुणा x बराबर, और 20 का नंबर कितना है, 15 गुणा 30,600, तो 15 गुणा 30,600 ये आ गया। अब देखिए आप यहाँ 20 का x गुणा हो रहा है, अगर मैं यहाँ से 20 को हटा दे दूंगा तो वो कहां चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा। बस आपको इस वाले पद को हल करना है और जहां से आपका आंसर मिल जाएगा 22,950। नहीं नहीं प्लीज वाली बात नहीं है, आपने एक बार कमेंट कर दिया मतलब ये मेरी ड्यूटी बन गई कि मुझे इसको फिर से एक बार बताना है आपको, ठीक है ना? समझ गए ना आप लोग? हमें बस उस वाले मान को समानुपात के रूप में लिखना है, हल करना है, अपना आंसर तुरंत सामने आएगा। आप किसी भी प्रकार की क्या बोलते डायलेमा मतलब परेशानी में नहीं फंसना है, अपन को चीजों को देखना है। हाँ भाई ठीक है, समझ में आ गया। देखो आगे आते हैं अपन, चलिएगा ठीक है चलिएगा। अच्छा मुझे कौन बताएगा जो कंप्लीट सर्कल होता है, आप सभी को पता होगा लेकिन मैं जांचना चाह रहा हूं, उसके सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनता है? मोस्ट वेलकम मधु जी। मैं जानना चाह रहा हूं कोई सर्कल है जैसे कोण मान लो अपना, उसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, एंगल ऑफ द सेंटर इन एनी सर्कल। दैट्स राइट, वेरी गुड। क्योंकि किसी सर्कल के सेंटर पर, जैसे मैं मान ली इसको अपन समझते कैसे हैं, मैं लाइन खींची, ये एंगल देखो, ये कितने एंगल होगा, 90 डिग्री का, आधा वाला वो सीधा है ना 90 डिग्री, ये कितना होगा पूरा वाला 180 का। अगर ये वाला 180 का है तो नीचे वाला भी तो 180 का होगा, तो पूरा कितने का हो गया आपका, पूरा हो गया आपका 360 का, ठीक है ना डिग्री। बस इसी का हमको यहाँ पर यूज करना है ना, हमें है ना, हमें जनरली वृत्त में, सर्कल में जो केंद्र पर कोण बनता है वो हमारा 360 डिग्री का बनता है। बस ये अगर आपको इतनी बेसिक जानकारी है तो आप इस प्रश्न के आंसर को कर जाओगे। बहुत ही सुंदर जवाब। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज द सेंटर एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इंडिकेट बाय रॉयल्टी। बात की जाए रॉयल्टी, जो रॉयल्टी है, देखिएगा अब अपने चित्र पे आते हैं अपन एक बार, ये समझ में आएगी। बात कर रहा है रॉयल्टी की, देखिएगा हर किसी का, देखो हर किसी का अपना एक कोण बन रहा है। देखो इसका एक कोण बन रहा होगा, इसका एक कोण बन रहा है, इसका बन रहा है कि कोण, इसका एक कोण बन रहा है और इसका एक कोण बन रहा है और इसका कोण बन रहा है। लेकिन यहाँ पर ये विशेष रूप से रॉयल्टी द्वारा बनने वाले इसके केंद्र पर कोण के बारे में जानना चाहता है कि रॉयल्टी द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना, वही हमें बात करनी है। थैंक यू प्रियंका जी। चलिएगा कि केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखो निकालने का तरीका क्या है, देखो अब देखिए आप कोई भी चीज अपने आप में, मान लो यहाँ पे मैंने एक बनाया सर्कल, बनाया और जो कितना यहाँ पर सर्कल बनेगा तो यहाँ पर जो कोण बनेगा केंद्र में पूरा वाला वो बनेगा कितने का बनेगा, 360 डिग्री का, मतलब 360 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि 15% नहीं, यानी कि आपने देखा होगा, देखो हमें ये बताना है 15% ऑफ 360। हमने इस प्रकार के प्रश्न
प्रतिशत वाले टॉपिक में किए थे कि अगर केंद्र पर कुल मिलाकर के 360 डिग्री का कोण बनेगा तो हमें बताना है कि 15% जो हिस्सा ले रहा है वो कितना कोण बनाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया ना कि 360 डिग्री का 15% कितने के बराबर होगा, जितने के बराबर होगा उतने ही डिग्री का हमको कोण दिखाई देगा। बिल्कुल प्रियंका जी, आपने तरीके से कर दिया, लेकिन मैं आपको बात की गहराई में लेके जाना चाह रहा हूं। हमें बताना है कि केंद्र पर पूर्ण रूप से अगर कोण 360 डिग्री का बन रहा है तो 15% वाला जो हिस्सा है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि 360 का 15% कितने के बराबर होगा। इस प्रकार के प्रश्न हमने किए थे। तो देखो क्या करेंगे, 360 गुणा, या डिग्री यहीं पे रहेगी। अब मैंने क्या कहा था, जैसे ही अपना प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है, यहाँ पर नीचे 100 आ गया। बस इसको आपको हल करना है, हमें ये बताना है बस 360 का 15% कितने के बराबर है, जितने के बराबर होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, 15% के द्वारा केंद्र पर कोण बन जाएगा। हल करेंगे अपन, 0 से 0 गया, 5 से 15, 5 चौके 20, 4 से काट दे, 4 एकम 4, 9 चौक 36, 9 बार, और 9 नहीं 4 9 36, ठीक है ना। नहीं यहाँ 2 आएगा, मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 आएगा। 2 से कटेगा ये कितनी बार, 18 बार, 36 है यहाँ पर, 18 बार कटेगा, 2 से कटेगा 18 बार, और 18 दिया 54, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो कितना आ गया, यानी कि रॉयल्टी द्वारा केंद्र पर बढ़ाया गया कोण कितना का होगा, 54 डिग्री का। आपको समझ में आ गया। देखो यहीं पर मैं आपको एक प्रश्न करने को दे रहा हूं, अभी आप बताएंगे मुझे, आप आगे बातें बढ़ेंगे, जो चीजों को समझिए आप, फिर से दे रहा हूं मैं आपको। मैं जानना चाहता हूं इसी में, कौन बताएगा मुझे प्रिंटिंग कॉस्ट द्वारा केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनाया जाएगा। प्रिंटिंग कॉस्ट है आपकी 20% के बराबर। फटाफट से आंसर कीजिएगा आप लोग, अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। प्रिंटिंग कॉस्ट द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा, जो कि हमारे 20% के बराबर है। जल्दी आंसर करेंगे, फिर हम आगे की क्लास उसको प्रश्नों को लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि आपको जब एक प्रश्न समझा दिया गया है तो मैं आपसे इस प्रकार का उम्मीद कर सकता हूं कि आप मुझे जवाब जरूर देंगे और सही देंगे, इतना आप मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हमें बताना है कि प्रिंटिंग कॉस्ट द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। चलेगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो मतलब यही हुआ ना, 20% ऑफ कितना, 360, क्योंकि केंद्र पर कोण तो पूरा मिलेगा, लेकिन उसका कितना बताना हमको, केवल 20%, यानी कि 360 का 20% कितने के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, 360 गुणा 20 बटे 100। ये तो बहुत आसान हो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, दो जीरो से दो जीरो गया, 36 दूनी 72। क्या बात है, बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही सुंदर जवाब, सभी का बहुत ही सुंदर जवाब है ना। यानी कि प्रिंटिंग कॉस्ट द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 72 डिग्री का होगा। सही है, बहुत ही सुंदर जवाब। आगे आते हैं, बस देखो जो लोग अंतिम समय तक खड़े रहेंगे वो चीजों को कहीं ना कहीं सही कर जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जो लोग पहले सोचते हैं कि नहीं ये हमारे बस का नहीं है, हम तो जा रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, पहली हार मानते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं किसी न प्रकार की दिक्कतों का सामना करते हैं। आगे आते हैं, बात भी करते रहेंगे अपन। द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क 20% above the cost price. If the market price, if the mark price of the book is 180 rupees, then what is the cost of the paper used as a single copy of the book? अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। चलो देखते हैं, मार्क प्राइस, the print of the price of the book is marked 20% above the cost price. If the mark price of the book is 180 rupees, then what is the cost of the paper used in a single copy of the book? ठीक है, देखते हैं, एक मैं चाहूंगा कि एक बार मैं इसको कर लूं, फिर आपको इस चीज को व्याख्या कर दूंगा, है ना। एक बार मुझे देखने दीजिए, आप मुझे एकदम मुश्किल से 1 मिनट का समय दीजिएगा बस। यहाँ पर कितना है, ये 20% है। यहाँ पर ये बोल रहा है अब ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, द मार्क प्राइस तो कॉस्ट प्राइस,
तो यानी कि कितना हो गया 120%। ऑफ द मार्क प्राइस कितना हमको दे रखा है 180। हमें क्या बता रहा है इसका कॉस्ट पेपर और यूज सिंगल कॉपी। ठीक है, क्या ग्राफ में कुछ दिया गया है इसके बारे में? आप लोग भी ट्राई कीजिए एक बार, मैं भी कर रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखो चीजें सभी के सामने कहने की दिक्कत आती है, मैं भी एक को देख रहा हूँ उसको, आप एक भी देखिए एक बार। अच्छा, ये तो रखा है पेपर कॉस्ट, वो तो इसका तो कुछ तो दिया होगा, पेपर कॉस्ट दिया है ना इसमें, चलेगा। क्योंकि वो इसमें ये वाला परसेंटेज नहीं था ना, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था यहाँ पर। देखो यहाँ पे एक चीज बोल रहा है कि हमें यहाँ पर बुक का मार्क प्राइस दिया गया 180 रुपीज, और हमें बताना है कॉस्ट ऑफ पेपर यूज। तो पेपर यूज कितना रखा है हमको 25%। तो यहाँ पर वही वाली बात आ गई, आपका क्या बोलते हैं उसको, समानुपात वाली बात आ गई। समानुपात के आधार पर बात करेंगे, यहाँ पर हमें 2% दिए गए हैं और उन दोनों का मूल्य दिया गया है, नहीं दोनों का नहीं, एक का मूल्य दिया गया और एक का मूल्य हमें निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो 20% अभाव का मतलब ज्यादा है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। अब देखो यहाँ पर बात यह है मार्क प्राइस की, मार्क प्राइस ज्यादा है, यानी कोई भी चीज अपने आप में होती है 100%, 100%, लेकिन उसकी जो कीमत है सो 100% तो है ही, लेकिन उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई है। यानी कि जो मार्क प्राइस अपने आप में पहले 100% था, उसमें 20% अभाव का मतलब होता है ज्यादा, इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई है। अभी कितना हो गया है 120% हो गया है। कौन कौन ज्यादा हो गया हमारा मार्क प्राइस, उसे बोलते हैं एमआरपी, बोलते हैं एमआरपी, मार्क प्राइस बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये बोलते हैं हमने। अब बात कर रहा है हमें बतानी है कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज। अब ग्राफ में दिया गया हमें कि पेपर कितना यूज हुआ है, लेकिन ग्राफ के आधार पर हम देखें तो पेपर यूज हुआ है हमारा कितना, खुल जा भाई, पेपर की कॉस्ट हमारी कितनी है, केवल पेपर की कॉस्ट हमारी 25%। ठीक है ना, जो मार्क प्राइस निकल गई वो कितनी आ गई हमारी 120%, लेकिन जो पेपर प्राइस हमारी कितनी आ गई, ये तो मार्क प्राइस हमारी, और पेपर कॉस्ट PAPER, पेपर कॉस्ट कितनी हमारी 25%। तो ये अब देखो बात क्या है, अगर मार्क प्राइस कितनी है 180 रुपीज, जो कि बढ़ने के बाद 20% बढ़ने के बाद मार्क प्राइस कितनी आ गई आपकी 180 रुपए। यानी पहले अपने आप में 100% होती तो अलग होती, लेकिन 20% बढ़ने के बाद मार्क प्राइस बढ़ के हो गई 180 रुपीज। यानी कि जब 20% बढ़ी तो अपने आप में 100% पहले थी, वो 20% और बढ़ गई, यानी 120% किसका, मार्क प्राइस का 120% बराबर है 180 रुपए के। तो पेपर कॉस्ट का 25% कितने के बराबर होगा, जैसे कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया। हमें ये बताना है कि अगर मार्क प्राइस जो कि 120% है वो अगर 180 रुपए के बराबर है, तो पेपर कॉस्ट जो कितना है 25%, वो कितने के बराबर होगा। तो वही वाली बात आ गई, हम देखेंगे हम, जिसे मैंने लिख दिया प्रतिशत, यहाँ लिख दिया मैंने इसका कॉस्ट। तो पहले जो दिया गया है 120 वाली बात यहाँ आएगी हमारी, क्योंकि मैं 120 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 20% अब 20% बढ़ा दिया गया है। किसको बढ़ा दिया गया है, मार्क प्राइस को, प्राइस बढ़ा दिया गया है। तो ये बढ़ के कितनी हो गई है, 100 तो पहले थी परसेंटेज के अंदर, लेकिन 20 और बढ़ गई तो कितनी हो गई 120। लेकिन बात क्या है, पेपर कॉस्ट जो कि हमें ग्राफ में दी गई है, कितनी दी गई है हमें 25%। अब इक्वल टू पहले बात जो हमने पहले लिखा है 120, उसी आधार पर क्या आएगा इसका 180 आएगा, यहाँ पर 180 अनुपात हमें इसका निकालना है। तो इसको हम एक्स मान सकते हैं, हमें निकालना है कि 25% जो कॉस्ट होगा वो कितने रुपए के बराबर होगा। बस इस आधार पर हमें अपने एक्स के मान को ज्ञात कर लेना है। कॉस्ट प्राइस नहीं, हमें निकालना है पेपर कॉस्ट का जो 25% ग्राफ के आधार पर है, उस पाई ग्राफ के आधार पर है, तो वो कितने रुपए के बराबर रहा होगा। ठीक है ना, चलिए हम इस तो आपको तो प्रियंका जी आपकी बात भी सही है, मैं समझ आप बात, अगर कॉस्ट प्राइस 100% है और वो 20% बढ़ जाएगी तो वो इतना, देखो देखते हैं अपन इस आधार पर बात करेंगे अपन। देखो
इन दोनों का जो गुणा है वो इसके बराबर आएगा। यानी कहने का अर्थ ये है 25 गुणा 180 बटे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। हमें x का मान यहां से मिल जाएगा, जो क्या आएगा आपका कॉस्ट प्राइस के, जो कि हमारा ग्राफ में पाई ग्राफ में 25% के बराबर है, उसके मूल्य की हमको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। हल कर लेते हैं इसको। यहाँ से ये गया 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 6 बार, फिर काटते हैं 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 25 से 75 और बटे 2 करते हैं इसको। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 कितना बचा? 1 2 और कितना 15, 2 सत्ते 14 पॉइंट लगा, 2 6 12 नहीं 2 5 10, 37.5 50। देखो ये वाला आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इस आधार पे भी हमने देख लिया। देखो आपने जो बात की गई थी मार्क प्राइस को 20% से बढ़ा दिया गया तो 120 बन गया, लेकिन उसका मूल्य कितना था 180, तो हमें बताना था कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज, और पेपर कितना यूज किया अपन ने 25%, तो वो आ गया हमारा यहाँ पर। बस हमें इसका मान निकालना था। तो प्रतिशत के मान एक तरफ और उनके मूल्य एक तरफ तुलना कर दिया हमने समानुपात के आधार पर, और अपना आंसर कितना आ गया 37.5 या 50 कहिएगा रुपए के अंदर, ठीक है ना। ये आंसर आ गया 37.50 रुपए, ठीक है। आई होप क्लास आपके लिए काम यूजफुल रही होगी। बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर नई चीज देखो वो देखा, पर नई कुछ भी नहीं थी। जो चीज आपको कराई गई है उन्हीं की हमने मदद ली है, और उन्हीं की मदद के आधार पर आज की क्लास को हमने किया, ठीक है ना। क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी, और आपको नई नई बातें समय समय बताते रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। आगे की बात जैसे रहेगी आपको गाइड किया जाएगा जीतू सर के द्वारा, और जो भी आपका मटेरियल है वो आपको समय समय पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मिलेंगे अपन कल, आप जो भी क्लास आगे रहेगी उस आधार पर चलिएगा। तब तक के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं, तो मुझे बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको हर तरह की जानकारी को उपलब्ध कराने की। नहीं समझ गया मैं, अभी इसके 2 पार्ट और हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो पर समय की जो बाध्यता है उसको भी ध्यान रखना है। इसके भी और भी भाग है, मुझे याद है, अच्छे से याद है। अभी इसके और भाग है, पर समय के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। चीजों को ध्यान रखना है कि और भी अपने क्लासेस होंगी, उनको भी टाइमिंग है। तो मिलेंगे अपन कल इसी जगह इसी टाइम पर। तब तक थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट विशेस टू एवरीवन।